हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ब्रांड न्यू स्टोरी मिस्टर इमॉर्टल वॉरियर फायर। इस कहानी में आपको मिलेगा एडवेंचर, एक्शन और कल्टिवेशन का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। कहानी एक कमज़ोर लड़के से शुरू होती है जो धीरे धीरे पावरफुल कल्टिवेटर बैंटर है और अपनी जर्नी में इमॉर्टल बनने की तरफ बढ़ता है। स्टोरी में आपको कुछ 18 जोड़ कंटेंट भी देखने को मिलेगा। स्माइलिंग फेस। अगर आप मिस्टर इमॉर्टल वॉरियर के नेक्स्ट एपिसोड्स जल्द से जल्द सुनना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम मेंबरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ अ स्टोरी के 20 जोड़ एपिसोड्स डेली अपलोड होते हैं। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करें या हमारे टेलीग्राम बायो में जाकर लिंक से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ हमें मैसेज करें, हम आपको मेंबरशिप की पूरी डिटेल्स भेजे देंगे। मेंबरशिप ग्रुप में मिस्टर करोड़पति वॉरियर के साथ हमारे चैनल की कई और प्रीमियम स्टोरीज भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, टेलीग्राम मेंबरशिप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और अपनी फेवरेट कहानियों का मजा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं मिस्टर इमॉर्टल वॉरियर की ये शानदार कहानी। फायर, एपिसोड 1। मेरा नाम करण है, मेरी उम्र 17 साल है। चूंकि मैं अपने दादाजी के साथ एक दूरदराज के गांव में पला बड़ा हूं, मेरी जिंदगी आम लड़कों जैसी ही थी। लेकिन दादाजी को छोड़ने के बाद मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। क्योंकि कोई मेरी देखभाल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने स्वतंत्र रूप से रहना शुरू कर दिया। जीवन यापन के लिए मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया। चूंकि मेरे अंक अच्छे थे, मैंने उचित शिक्षा पाने के लिए शहर में स्कूल जाने का फैसला किया। मैंने गोयनका स्कूल में पढ़ाई की। 3 महीने बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम प्रेरणा है। उसके कंधे तक के बाल हैं, ऊंचाई 155 सेमी है और शरीर पतला दुबला है। हालांकि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, लेकिन मेरे लिए वह एक खूबसूरत लड़की है। हम करीब 9 महीने से डेट कर रहे थे, लेकिन जब हम दूसरे साल में गए और हमें अलग अलग कक्षाओं में रखा गया तो प्रेरणा का व्यवहार बदलने लगा। यह मेरी कहानी है। आज रविवार है, स्कूल और उसके काम की जगह दोनों की छुट्टी है। कल करण की तनख्वाह आई थी और आज वह प्रेरणा को स्टारबक्स ले जाना चाहता है। हालांकि करण की पार्ट टाइम नौकरी की तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन करण को हर महीने नियमित भोजन करना पड़ता था और कभी कभी उसके काम की जगह पर बचा हुआ खाना खाना पड़ता था ताकि वह प्रेरणा को स्टारबक्स ले जा सके। लेकिन आज उसके कॉल और संदेशों को प्रेरणा ने नज़रअंदाज कर दिया, जिससे वह बहुत नाराज़ हुआ। प्रेरणा कहाँ गई? उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? सच में, हाल के दिनों में अक्सर उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था, जिससे करण परेशान था। करण ने अपने फ़ोन पर घड़ी देखी। दोपहर के 12 बज रहे थे, इसलिए उसने पीने और खाने के लिए कुछ लेने का फैसला किया। अपने किराए के कमरे से निकलने के बाद करण एक शॉपिंग सेंटर पहुंचा। करण सीधे एक फूड स्टॉल पर गया और खाना पीना ऑर्डर करना चाहा। अंकल, एक गोरेंग नूडल और एक सोडा पे देना। करण ने सड़कों पर नज़ारा देखा। रूम, एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी और एक BMW स्पोर्ट्स कार, जिसकी कीमत सैकड़ों हज़ारों डॉलर थी, करण और खाना खा रहे कुछ लोगों के सामने से गुजरी। BMW सड़क के किनारे खींचकर रुकी और जब दरवाज़ा खुला तो करण को जानी पहचानी शख्सियत बाहर निकली। वह थी प्रेरणा। और ड्राइवर की तरफ से एक आदमी भी बाहर आया, एक खूबसूरत आदमी जिसने फैशनेबल कपड़े पहने थे और उसका हेयर स्टाइल कूल था। प्रेरणा ने उस आदमी की बाह में अपनी बाह डाली और बहुत घनिष्ठता से पेश आई, यहाँ तक कि बेवकूफ़ भी समझ सकते थे कि उनका रिश्ता क्या है। करण के दिल में आग भड़क उठी। वह अपनी सीट से उठा और प्रेरणा और उस आदमी के पास गया। प्रेरणा, जब किसी ने उसका नाम पुकारा तो प्रेरणा ने मुड़कर देखा और वह करण था। उसने तुरंत उस आदमी की बाह छोड़ दी। करण, तुम यहाँ कैसे हो? प्रेरणा ने घबराहट में कहा। क्या मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए? वह कौन है और तुम उसके साथ क्यों हो? मैं वह था। प्रेरणा करण के सवाल का जवाब देते हुए घबराई हुई लग रही थी और नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। प्रेरणा, ये कौन है? प्रेरणा के बगल वाले आदमी ने पूछा। वह है, प्रेरणा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वह उसकी पूर्व प्रेमिका है। जब प्रेरणा के मुंह से ये शब्द निकले तो करण के दिल में आग भड़क उठी। वह प्रेरणा के शब्दों से बहुत नाराज हुआ। अच्छा, तो यह है वह गरीब आदमी जिसके बारे में तुम मुझे अक्सर बताती हो। उस आदमी ने करण को अपमानजनक नज़र से देखा। करण ने अपना हाथ उठाया और प्रेरणा को मारना चाहा। ये देखकर प्रेरणा डर गई और उसने आंखें बंद कर लीं। करण सच में प्रेरणा को मारना चाहता था, लेकिन किसी तरह उसका दिल नहीं माना। प्रेरणा, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे बताओ, तुम उसके बजाय उसे क्यों पसंद करती हो? करण ने पूछा। तुम सच में जानना चाहते हो? मैं कहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ गरीबी में रहते रहते थक गई हूँ। तुम मुझे महंगे कपड़े, गहने और यहाँ तक कि महंगे फ़ोन नहीं खरीद सकते, लेकिन उसने अपने बगल वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मुझे वह सब खरीद सकता है जो तुम मुझे नहीं दे सकते। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार है, करण ने कहा। क्या बकवास है? क्या प्यार खाया जा सकता है? क्या प्यार महंगी चीज़ें खरीद सकता है?
प्रेरणा की सभी बातों ने करण के दिल को गहरा घाव दिया। वह सच में गरीब था, लेकिन करण हमेशा मेहनत करता था ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। अच्छा, मैं करण शायद तुम्हारे जैसी लड़की से प्यार करने के लिए अंधा था। आज से हमारा रिश्ता टूट गया और मुझे फिर कभी मत ढूंढना। प्रेरणा का जवाब सुने बिना करण वहां से तुरंत चला गया और प्रेरणा और उस आदमी को वहीं छोड़ दिया। सौभाग्य से दूरी बहुत अधिक नहीं थी। करीब 5 मिनट बाद करण वहां पहुंच गया। क्रूरुक, करण की आंतों ने आवाज की, मैं भूल गया था कि आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। उसने अपने छोटे से पेट को रगड़ते हुए कहा। बस के लिए समय देखा, अभी भी 10 मिनट बाकी थे। करण ने अपनी यात्रा के लिए कुछ स्टीम्ड बन और मिनरल वाटर खरीदा। करण ने कक्षा शिक्षक को अगले कुछ दिनों की छुट्टी के लिए संदेश भेजना नहीं भूला। 1 घंटे बाद बस शहर से निकल गई। शहर से गांव तक की यात्रा लगभग 6-7 घंटे की है। बेशक बस में बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि बस कई अन्य गांवों से भी होकर गुजरेगी। क्योंकि यात्रा थोड़ी उबाऊ थी, करण ने मोबाइल चलाया। गाड़ी लगभग अंतिम गंतव्य यानी करण के गांव पहुंच ही रही थी कि अब बस में सिर्फ करण ही सवार था। कुछ किलोमीटर में बस पहुंचने वाली थी कि अचानक बस ने नियंत्रण खो दिया और बस ड्राइवर को अपना वाहन रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ अंकल? मुझे नहीं पता, मैं पहले देखता हूँ। तुरंत ड्राइवर और कंडक्टर नीचे उतरे और जांच की। ड्राइवर ने देखा कि टायर पंचर है। कैसा है? करण ने पूछा। माफ करना बेटा, टायर पंचर है और मैं यात्रा जारी नहीं रख सकता। कल सुबह तक इंतजार करना होगा। अगर तुम चाहो तो आज रात बस में सो सकते हो। कोई बात नहीं अंकल, मैं कुछ किलोमीटर और पैदल चल सकता हूँ। करण ने अपने पैसे दिए और नीचे उतर गया। सड़क की स्थिति काफी अंधेरी थी क्योंकि आधी रात थी, खासकर रोशनी बहुत कम थी। सौभाग्य से करण ने कोई बैग नहीं लिया था, इसलिए वह बिना डरे दौड़ सकता था। जब वह कुछ मिनट चला तो उसने आकाश में एक बूढ़े आदमी की आकृति देखी। वह सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद बालों वाला था, जो आकाश में उड़ रहा था। करण एक आधुनिक व्यक्ति था, उसे कैसे विश्वास हो सकता था कि इस दुनिया में भूत मौजूद हैं, लेकिन आसमान में उड़ते हुए इंसान को देखना स्वाभाविक रूप से करण को डरा देता था। आकाश में वह आकृति अचानक करण के पास आई। करण ने ये देखा तो बहुत डर गया। करण ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े आदमी की आकृति को पास आते देखा। आखिरकार करण डर गया और चिल्लाया, भूत! करण अपनी पूरी ताकत से भागा। करण घास पर दौड़ता रहा। धत तेरी की, आज इतना बदकिस्मत क्यों हूं? पहले ब्रेकअप, अब एक भूत का पीछा, करण ने अपने मन में कोसना जारी रखा। सैकड़ों मीटर दौड़ने के बाद करण की दौड़ने की गति कम हो गई। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा तो भूत उसकी नज़र से गायब हो गया था। आखिरकार करण का दिल हल्का हुआ और उसने पेड़ के पास आराम किया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। अरे बच्चे, तुम क्यों भाग रहे हो? बगल से एक आवाज़ सुनाई दी। करण के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। करण ने अपना सिर बगल की तरफ घुमाया और उस बूढ़े आदमी का भूत आसमान में उड़ता देखा। भूत दादा, भूत पूर्वज, कृपया मुझे मत खाए, मेरे मांस का स्वाद कड़वा है। हा, जवान आदमी, मैं भूत नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। बूढ़े आदमी के भूत ने अपनी लंबी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। तुम झूठे हो, इंसान कैसे उड़ सकता है? क्या सभी भूत तुम्हारी तरह धोखा देना पसंद करते हैं? ये सच है कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ, लेकिन मैं महावीर मंडल का एक साधक भी हूँ। संयोग से इस ग्रह से गुजरते समय मुझे कुछ दिलचस्प मिला। देवता, क्या तुम इस ग्रह से नहीं हो? बेशक मैं तुम्हारी दुनिया से नहीं हूँ। अंतरिक्ष बहुत विशाल है, बाहर बहुत से लोग रहते हैं। सच में? करण को विश्वास नहीं हुआ कि पृथ्वी के बाहर भी अन्य इंसान हैं। बूढ़ा, बेशक, अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो इसमें क्या है? करण, तो तुमने मेरा पीछा क्यों किया? मुझे तुमसे कुछ पुष्टि करनी है। अपना वाक्य समाप्त करने के बाद बूढ़े ने तुरंत करण का दाहिना हाथ पकड़ लिया। करण ने बूढ़े से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, वह छूट नहीं पाया। अच्छा, मुझे इस दूरस्थ ग्रह पर खजाना मिलने की उम्मीद नहीं थी। बूढ़ा हंसा, फिर उसने करण की कलाई से अपना हाथ हटा लिया। बूढ़े को हंसते देख करण कुछ समझ नहीं पाया। बूढ़ा, बेटा, तुम्हारे पास एक बहुत ही दुर्लभ प्राचीन शरीर है। पूरी दुनिया में ये शरीर कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा है। तुम्हें दिलचस्पी है? बूढ़े ने पूछा। दिलचस्पी नहीं है, करण ने मजबूती से जवाब दिया। करण का जवाब सुनकर बूढ़ा स्तब्ध रह गया। क्यों? क्योंकि एक साधक को निश्चित रूप से हफ्तों या सालों तक बैठकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। ऐसी जिंदगी बहुत उबाऊ है। अगर कुछ और नहीं है तो मैं चलता हूँ, वरिष्ठ। सम्मान दिखाने के बाद करण तुरंत अपने गांव की दिशा में चल दिया, जबकि बूढ़ा अभी भी करण के जवाब से स्तब्ध था। बूढ़े ने सोचना शुरू किया कि करण का दिमाग खराब हो गया है। ऐसे लोग हैं जो कल्टीवेशन की दुनिया में प्रवेश करने के लिए संपत्ति का बलिदान करते हैं और सेवक बनने को भी तैयार रहते हैं। अगर इन लोगों ने उसे यह कहते सुना होता तो वे निश्चित रूप से करण के सिर पर मारते कि वह बेवकूफ़ है। बूढ़ा अभी भी हार नहीं मान रहा था और तुरंत करण के पीछे भागा। बेटा, क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? बेशक मुझे यकीन है, मुझे सालों तक कैद रहने वाली जिंदगी पसंद नहीं है।
बेटा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, अगर किसी प्राचीन शरीर के मालिक का ठीक से इलाज न किया जाए तो यह मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। बूढ़े के शब्द सुनकर करण तुरंत मुड़ा। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि अगर तुम में सूर्य ऊर्जा अधिक हो गई तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। क्या? सुनकर करण बहुत डर गया। तो इसे कैसे रोका जाए? हे, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है। अगर तुम मुझे गुरु मान लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। करण बहुत उलझन में था कि यह बूढ़ा उसे अपना शिष्य क्यों बनाना चाहता है। तुम मुझसे वास्तव में क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे जैसे अच्छे बीज को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे प्राचीन शरीर के साथ तुम निश्चित रूप से उस क्षेत्र में पहुंच सकते हो जो मैं इस जन्म में हासिल नहीं कर सका। मैं 300,000 साल से अधिक जीवित हूँ और मेरा समय अब कम है, इसलिए भले ही मेरे पास बाद में कुछ न हो, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो मेरी कुछ तकनीकों को विरासत में लेंगे। उम्र सुनकर करण के माता पिता स्तब्ध रह गए। 300,000 साल? क्या साधक इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अपने इस गुरु को नमन नहीं करना चाहते? करण ने बूढ़े की ओर देखा और हल्के से नमन किया। शिष्य गुरु को नमन करता है? हा, अच्छा, अब तुम मेरे शिष्य हो। बूढ़े का दिल बहुत खुश था जैसा कि वह दिखता है। तो फिर सूर्य ऊर्जा की अधिकता को कैसे ठीक करें? और क्या? बेशक पुरुष और महिला के बीच पवित्र क्रिया करके शरीर में सूर्य और चंद्र ऊर्जा को साधना। बस इतना ही? क्या यह इतना आसान नहीं है? करण की छाती गुस्से से फूल गई। उसने सोचा कि इसे ठीक करने के लिए किसी दुर्लभ सामग्री या बहुत मुश्किल तरीके की जरूरत होगी, लेकिन ये तो सिर्फ संपर्क से ठीक हो सकता है। क्या करण को बस एक महिला ढूंढनी है और यह समस्या आसानी से हल हो जाएगी? बेटा, हालांकि पुरुष और महिला के बीच संबंध बनाना आसान है, क्या तुम्हारे पास सूर्य और चंद्र ऊर्जा को संतुलित करने की तकनीक है? करण ने नीचे देखा। उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी। हा, तुम्हें एहसास है कि मेरे बिना तुम सूर्य ऊर्जा की अधिकता से मर जाओगे। तो गुरु, जल्दी से वह तकनीक मुझे दे दो। लालच मत करो, पहले इस जगह को छोड़ते हैं। उसके बाद एक शक्ति ने करण को घेर लिया और वह बूढ़े के साथ क्षितिज की ओर उड़ गया। करण जानता था कि उसका गुरु उड़ सकता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ले जाएगा, और उनके सामने एक ब्लैक होल दिखाई दिया। इस समय करण नहीं जानता था कि बूढ़ा उसे कहाँ ले जाएगा, और वह अभी तक अपने गुरु का नाम भी नहीं जानता था। गुरु, क्या मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता है? बूढ़ा: अरे हाँ, मैं इतना उत्साहित था कि अपना परिचय देना लगभग भूल ही गया। मेरा नाम प्रलयराज है। तुम्हारा नाम? शिष्य का नाम करण है। करण ने चारों ओर देखा। जहां तक आंखें देख सकती थीं, केवल अंधकार था और कुछ बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई थी। लेकिन गुरु ने उन दोनों के चारों ओर एक नीली सुरक्षात्मक ढाल बनाई और बिजली के हमलों से बचाया। उत्सुकता से उसने पूछा, गुरु, अब हम कहाँ हैं? हम अब आयामी अंतरिक्ष प्रवाह में हैं। यह आयामी अंतरिक्ष प्रवाह हमें आतार सितारे तक आसानी से पहुंचने में मदद करता है, और इसे सक्रिय करने के दो तरीके हैं। पहला, किसी को एक निश्चित स्तर तक पहुंचना चाहिए या किसी विशेष वस्तु का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई कम स्तर का कल्टीवेशन वाला व्यक्ति बिना विशेष वस्तुओं के इसे खोलता है तो उन पर कुछ बिजली गिरेगी। हालांकि करण अभी भी अपने गुरु की व्याख्या को नहीं समझ पाया, लेकिन उसने ऐसे सिर हिलाया जैसे वह समझ गया हो। आधे घंटे बाद वे दोनों आयामी अंतरिक्ष प्रवाह से बाहर निकले और करण ने अपनी आंखों के सामने एक हरा ग्रह देखा। वे दोनों तुरंत उस हरे ग्रह की ओर बढ़े। ग्रह पर पहुंचकर जहां तक आंखें देख सकती थीं, केवल पेड़ थे और इस जगह की हवा बहुत साफ और ताज़ा थी। ये भविष्य के लिए हमारा प्रशिक्षण स्थल है। मैं कुछ सुरक्षा व्यूह रचूंगा ताकि जादुई जानवर यहाँ पास न आ सकें। उसके बाद प्रलयराज उड़ गया और करण की नज़रों से ओझल हो गया। अपने गुरु के लौटने का इंतजार करते हुए करण ने एक पेड़ के नीचे आश्रय की तलाश की। करण बैठ गया और अपने गुरु के लौटने का इंतजार करने लगा। करण ऊब गया। इस समय लगभग 2 घंटे हो गए थे और प्रलयराज अभी तक वापस नहीं आया था। करण को डरने लगा कि कहीं प्रलयराज उसे इस ग्रह पर अकेला न छोड़ दे। करण की बेचैनी कम हुई जब उसने प्रलयराज को आसमान से उतरते देखा। करण तुरंत प्रलयराज के पास गया और चिल्लाया, गुरु। जैसे ही वह पास आने वाला था, वह ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया हो। ये पता चला कि प्रलयराज ने करण को पास नहीं आने दिया क्योंकि वह एक व्यूह को सक्रिय करने का इरादा रखता था। अचानक प्रलयराज के शरीर से नीली रोशनी निकली जो आकाश में उठी और 4 अलग अलग दिशाओं से भी कुछ नीली रोशनी दिखाई दी जो काफी दूर थीं। चारों रोशनी तुरंत प्रलयराज की रोशनी की ओर गईं। बम बम कई धमाके सुनाई दिए। धमाके के बाद नीली रोशनी ने आकाश के ऊपर एक विशाल गुंबद बनाया और जमीन पर उतरा। अनुमान है कि यह गुंबद सैकड़ों मील तक फैला हुआ है। अब करण, यहाँ से 200 मील के दायरे में सारी ऊर्जा हमारी जगह पर एकत्रित हो जाएगी। करण अभी भी उलझन में था क्योंकि वह अभी तक नहीं जानता था कि ऊर्जा क्या है। करण को उलझन में देखकर प्रलयराज को आखिरकार याद आया कि उसने अभी तक कल्टीवेशन की बुनियादी बातें नहीं सिखाई हैं, इसलिए करण अभी तक ऊर्जा की उपयोगिता नहीं जानता था। पहले तुम्हें वह कल्टीवेशन तकनीक चुननी होगी जो तुम्हें सूट करे।
प्रलयराज ने हाथ हिलाया और करण की आंखों के सामने एक प्राचीन इमारत दिखाई दी। इस इमारत में 3 मंजिलें थीं। करण अब इन अजीब घटनाओं को देखने का आदी होने लगा था और उसे विश्वास होने लगा था कि उसके गुरु जो कह रहे हैं वह सच है। अंदर आओ। प्रलयराज फिर इमारत के सामने वाले दरवाजे की ओर गया और करण उसके पीछे पीछे चला। दरवाजा खुलने के बाद करण ने बहुत सारी किताबें और स्क्रॉल देखे। अब बेटा, ये कल्टीवेटर बनने की राह शुरू करने के लिए निम्न स्तरीय तकनीकें हैं, अपनी पसंद की कोई एक चुन लो। गुरु, क्या ऐसी कोई उच्च स्तरीय तकनीक नहीं है जो आप मुझे दे सकें? करण ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। हा, क्या तुम्हें लगता है कि यह इतना आसान है? क्योंकि तुम अभी कल्टीवेशन की दुनिया में कदम रख रहे हो, इसलिए तुम्हें पहले सबसे आसान से शुरू करना होगा। किसी कल्टीवेशन तकनीक को समझने में किसी को लंबा समय लगता है, खासकर स्तर जितना ऊंचा होगा उसे समझना उतना ही मुश्किल होगा। ये सुनकर करण काफ़ी हैरान हुआ। उसने नहीं सोचा था कि कल्टीवेशन तकनीक सीखना इतना मुश्किल है और इसके लिए काफ़ी लंबा समय चाहिए। अब करण, ऐसी तकनीक चुनो जो तुम्हें अच्छी लगे। ये सुनकर करण ने तुरंत एक एक करके किताबों को देखना शुरू किया, लेकिन बहुत कुछ देखने के बाद भी उसे ऐसी कोई तकनीक नहीं मिली जिसमें उसकी दिलचस्पी हो। जब तक उसने एक बहुत मोटी किताब देखी जो एक जंजीर से बंधी थी। उत्सुकता से करण ने पूछा, गुरु, इस किताब के साथ यह जंजीर क्यों है? प्रलयराज ने देखा कि करण की उंगली किधर इशारा कर रही थी और उसने एक पुराना स्क्रॉल देखा जिसके चारों ओर एक जंजीर लिपटी हुई थी। अरे, यह एक तकनीक है जो मुझे संयोग से मिली थी। पुराने समय में मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं उस मुहर को तोड़ नहीं सका, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर की तकनीक है। मैंने इसे इस पहली मंजिल पर रख दिया। अजीब बात है, इस किताब से एक परिचित अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चुंबक मुझे करीब खींच रहा हो। करण आखिरकार उस किताब की ओर बढ़ा और उसे उठाने की कोशिश की। जब करण की उंगली ने उसे छुआ तो उसे अपनी छाती में कुछ गर्मी महसूस हुई। जब करण ने नीचे देखा तो उसने देखा कि उसके दादाजी ने जो हार उसे दिया था वह चमक रहा था और किताब की जंजीर भी हिल रही थी। क्रैक क्रैक, जंजीर के खुलने की आवाज़ आई और किताब तैरने लगी और तेजी से एक एक करके पन्ने खुलने लगे। प्रलयराज ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गया, लेकिन जब किताब ने पन्ने खोलना बंद किया तो एक सफ़ेद रोशनी निकली और प्रलयराज को कमरे से बाहर धकेल दिया। ये जानना ज़रूरी है कि प्रलयराज की ताकत का स्तर लगभग राजा स्तरीय उच्च रैंक के बराबर है। उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। प्रलयराज ने बंद दरवाज़ा और इमारत को ढकने वाली बाधा को देखा। प्रलयराज को इस कमरे से आसानी से बाहर निकलते देख करण घबरा गया। उसके बाद उस रोशनी ने करण के चारों ओर की इमारत को घेर लिया। करण के सामने एक तैरती हुई आकृति दिखाई दी। आकृति ने करण के शरीर को ऊपर से नीचे देखा। प्राचीन शरीर बुरा नहीं है बेटा, मैं परमेश्वर हूँ, अतीत के 5 सबसे शक्तिशाली सच्चे देवताओं में से एक। मैंने जानबूझकर अपनी आत्मा के अवशेष इस किताब में छोड़े हैं ताकि एक दिन कोई मेरी विरासत प्राप्त कर सके, और आज तुमने मेरी यह विरासत सक्रिय कर दी है। अगर अन्य लोग देवताओं के क्षेत्र में परमेश्वर का नाम सुनते तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होते, खासकर यह जानकर कि उन्होंने एक विरासत सक्रिय कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह करण पर लागू होता है। वरिष्ठ, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने बस उस किताब को छुआ और कुछ और नहीं किया। यह व्यक्ति आसानी से उसके गुरु को बाहर निकाल सकता था। इससे साबित होता है कि यह व्यक्ति काफी ताकतवर था। अगर वह करण को नुकसान पहुंचाना या मारना चाहता तो यह आसान था। करण को बेचैन देखकर आखिरकार परमेश्वर बोला, शांत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं समझाता हूं ताकि तुम थोड़ा समझ सको। मेरी विरासत को सक्रिय करने के लिए इस किताब के होने के साथ साथ तुम्हारे पास एक कुंजी भी होनी चाहिए, और वह कुंजी तुम्हारे गले में है। परमेश्वर ने करण के गले में पड़े हार की ओर इशारा किया। करण को आखिरकार एहसास हुआ कि उसके गले में पड़ा हार लाल रंग से चमक रहा था। उत्सुकता से करण ने पूछा, पूर्वज, ये चीज वास्तव में क्या है? यह एक अग्नि क्रिस्टल है जो 8 तत्व क्रिस्टलों में से एक है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, बिजली, प्रकाश, अंधकार, आयाम जो इस दुनिया में बिखरे हुए हैं। मेरी विरासत प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करो। और परमेश्वर की उंगली की नोक पर खून की एक बूंद दिखाई दी। यह मेरे खून की एक बूंद है जिसे लाखों वर्षों तक शुद्ध किया गया है ताकि अविनाशी रक्त प्राप्त हो सके। इस रक्त के तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने के बाद तुम्हारी सभी नसें और मेरिडियन परमेश्वर की मेरिडियन से बदल जाएंगी, और यह प्रक्रिया थोड़ी दर्दनाक होगी। फिर परमेश्वर की एक उंगली ने रक्त को आगे बढ़ाया जो सीधे करण की छाती में गया और उसकी त्वचा के माध्यम से अंदर घुस गया। जब रक्त अंदर गया तो करण को अपनी सभी नसें हिलती हुई महसूस हुईं और उसे लगा जैसे उसकी नसों को कोई चीज खा रही है। एक महान दर्द ने आखिरकार करण के पूरे शरीर पर हमला कर दिया। उसे ऐसा लगा जैसे हजारों अदृश्य तलवारों से वार और कट लग रहे हों, जिससे करण दर्द से चिल्ला उठा। प्रलयराज जो बाहर था वह बाधा को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी 80% ताकत का उपयोग करने के बाद भी बाधा हिली नहीं। प्रलयराज को नहीं पता था कि उसके शिष्य के साथ अंदर क्या हो रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में करण जैसे शरीर वाला शिष्य ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। अंदर से दर्द की चीख सुनाई दी।
प्रलयराज ने अंदर से दर्द की चीख सुनी। उसने तुरंत फिर से कोशिश की और इस बार उसने अपनी 100% ताकत का उपयोग किया। बम! एक तेज धमाका हुआ जो लगभग दसियों हजार मील तक सुनाई दिया। धूल लगभग 200 मील दूर तक फैल गई। जब धूल गायब हुई तो बाधा अभी भी मजबूती से खड़ी थी और उस पर कोई खरोंच भी नहीं आई थी। ये देखकर प्रलयराज केवल आह भर सकता था और प्रार्थना कर सकता था कि उसका शिष्य ठीक रहे। 2 घंटे बाद आखिरकार चीखना बंद हो गया। करण का शरीर और परमेश्वर का रक्त सफलतापूर्वक जुड़ गए। करण को अपना शरीर हल्का लगा और उसके शरीर में बहुत ताकत प्रवाहित हो रही थी। अब उसका दिमाग भी बहुत साफ था। अब तुम्हें मेरी शक्ति विरासत में मिल गई है, भले ही वह अधूरी है। अगर तुम अन्य 7 क्रिस्टल ढूंढ सकते हो तो तुम्हें मेरी पूरी विरासत मिल जाएगी। वरिष्ठ, तो मुझे अन्य 7 क्रिस्टल कहाँ ढूंढने चाहिए? करण ने पूछा। ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है क्योंकि क्रिस्टल पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं। परमेश्वर ने अनिश्चितता के साथ उत्तर दिया। क्योंकि तुमने मेरी विरासत स्वीकार कर ली है, भविष्य में तुम पर जो जिम्मेदारी होगी वह बहुत भारी होगी। जब मैं जाऊंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। और कल्टीवेशन तकनीकों और बाकी सब कुछ के लिए सब कुछ इस किताब में है। मुझे उम्मीद है कि तुम उस मिशन को पूरा कर सकते हो जिसे मैं अतीत में पूरा नहीं कर सका था। परमेश्वर ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अधिक पारदर्शी होते गए। रुको, वरिष्ठ, मिशन से तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे समझाओ। करण के शब्द खत्म होने से पहले ही परमेश्वर की आत्मा के अवशेष गायब हो गए। जो किताब पहले हवा में तैर रही थी वह प्रकाश की किरण में बदल गई और करण के माथे में प्रवेश कर गई। करण को कल्टीवेशन के तरीके के बारे में विभिन्न जानकारियां मिली जो परमेश्वर की कुछ क्षमताओं और कुछ स्वर्गीय स्तर की तकनीकों से शुरू हुईं। इसलिए करण ने उन्हें एक एक करके सीखा। किसी कारण से परमेश्वर की शक्ति विरासत में पाने के बाद करण आसानी से ये चीजें सीख सकता था। करण के दिमाग में जो कुछ था उससे एक साधक के पास 52 गहरी नसें होती हैं, लेकिन करण के पास अब 60 गहरी नसें हैं। गहरी नस किसी भी साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जितनी अधिक गहरी नसें कोई खोल सकता है उतनी ही तेजी से वह ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और निश्चित रूप से उतनी ही तेजी से वह मजबूत होता है। ये 8 अतिरिक्त नसें परमेश्वर के 8 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन 8 अतिरिक्त नसों में से एक खुली है। अग्नि नस को खोलने के लिए एक विशेष अग्नि क्रिस्टल की आवश्यकता होती है। क्षमता अपने उपयोगकर्ता की ताकत को कुछ समय के लिए 10 गुना बढ़ा सकती है। यदि उपयोगकर्ता का कल्टीवेशन स्तर कमजोर है तो ये खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। ये किताब एक सिस्टम की तरह है और केवल अग्नि नसों और अग्नि तकनीकों के बारे में जानकारी दिखाती है, अन्य नसों के लिए नहीं। करण की सोच का स्तर एक स्तर ऊपर चला गया था, इसलिए वह जानता था कि अगर वह अन्य जानकारी और तकनीकों को खोलना चाहता है तो उसे केवल एक और परमेश्वर क्रिस्टल ढूंढना होगा। बेशक वह तकनीक जो अन्य 8 तत्वों से संबंधित नहीं है वह भी खुली है, जैसे कि एक प्रहार तकनीक जिसे सत्यदेव शरीर कहा जाता है, जिसके 10 स्तर हैं। प्रत्येक स्तर प्रहार की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। कुछ काफी मजबूत तकनीकों को सीखने के बाद करण तुरंत खड़ा हुआ और बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि बाधा अभी भी गायब नहीं हुई है। जब करण ने बाधा को हटाने का तरीका सोचने की कोशिश की तो बाधा गायब हो गई और तुरंत उस आकृति ने अंदर प्रवेश किया और करण के सामने खड़ी हो गई। प्रलयराज तुरंत घर में घुसा और उसने करण को अभी भी पहले की तरह उसी जगह खड़ा देखा। उसने करण के शरीर को ऊपर से नीचे तक देखा और वह घायल नहीं दिख रहा था, बल्कि उसने राहत महसूस की। प्रलयराज को लगा कि करण ने आत्मा निर्माण क्षेत्र के पहले स्तर में प्रवेश कर लिया है। उत्सुकता से कि करण कुछ ही घंटों में शून्य से आत्मा निर्माण क्षेत्र तक अपनी शक्ति कैसे बढ़ा सकता है। करण, तुम इतने कम समय में अपनी ताकत कैसे बढ़ा सकते हो? करण ने पूरी प्रक्रिया समझाई शुरू से अंत तक। ये सुनकर प्रलयराज बहुत खुश हुआ। बहुत अच्छा, हा, मैं गलत नहीं था तुम्हें अपना शिष्य चुनकर। प्रलयराज खुशी से हंसता रहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कल्टीवेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा। प्रलयराज ने करण का हाथ पकड़ा और कमरे से बाहर उड़ गया। अब करण, बताओ तुमने बुनियादी कल्टीवेशन के बारे में कितना सीखा है? प्रलयराज ने पूछा। करण ने परमेश्वर की विरासत की किताब से जो थोड़ा ज्ञान मिला वह समझाया। प्रलयराज ने करण द्वारा कही गई सभी बातें सुनी। ये वास्तव में एक साधक बनने का आधार है। अब मैं तुम्हें एक साधक के शक्ति स्तरों के बारे में बताता हूँ। पहला स्तर जो मानव क्षेत्र में मौजूद है: तेज मंडल, तंत्र मंडल, साधु मंडल, विनाश मंडल, अर्थवीर मंडल, आसमानी मंडल, रक्तवीर मंडल, महारक्तवीर मंडल, अग्रिमवीर मंडल। और अब तुम विनाश मंडल के स्तर पर हो। अग्रिमवीर मंडल मानव क्षेत्र का शिखर स्तर है। उसके बाद तुम देव क्षेत्र तक पहुंच सकते हो और देव क्षेत्र भी कई स्तरों में विभाजित है: स्वर्णवीर मंडल, आत्मवीर मंडल, मोक्षवीर मंडल, देववीर मंडल, राजवीर मंडल, दिव्य मंडल, महावीर मंडल। महावीर मंडल देव क्षेत्र का शिखर है और उसके बाद सत्य देवों का स्तर है, लेकिन लाखों वर्ष पहले देवताओं का युग था और अब इस देव क्षेत्र में कोई भी देव स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया है। और जिस परमेश्वर को तुमने अपने शरीर में विरासत में पाया है वह अतीत के 9 सबसे मजबूत देवताओं में से एक था जिन्होंने देवताओं पर शासन किया था।
इसलिए भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां निश्चित रूप से सीमित नहीं होंगी। करण ने सब कुछ आसानी से याद कर लिया। तो गुरु, तुम अब किस स्तर पर हो? उत्सुकता से करण ने पूछा। अभी मैं महावीर मंडल के 6ठे स्तर पर हूँ, प्रलयराज ने गर्व से कहा। वाह गुरु, सच में बहुत ताकतवर हो। तो मुझे गुरु जैसी ताकत पाने में कितना समय लगेगा? हा, शायद कुछ हजार या शायद दसियों हजार साल। ये तुम्हारी प्रतिभा और उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। बहुत समय लगेगा, करण ने जोर से विरोध किया। ठीक है, अब मैं शरीर के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। शरीर सूर्य तत्व एक काफी विशेष शरीर है। ये शुद्ध सूर्य तत्व के मालिक से सैकड़ों गुना अधिक मजबूत है। एक पुरुष जितना मजबूत सूर्य तत्व होता है, उतनी ही तेजी से वह कल्टीवेट भी कर सकता है। लेकिन अगर मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो यह उसके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे संतुलित करने के लिए महिलाओं से चंद्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है। करण ने बहुत गंभीरता से सुना। तो इसे कैसे दूर किया जाए गुरु? कई तरीके हैं। पहला, हवा के माध्यम से चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करना। इस तरीके के लिए तुम्हें उस महिला के जितना करीब होना चाहिए, लेकिन ये तरीका सबसे खराब है क्योंकि यह केवल थोड़ी चंद्र ऊर्जा ही अवशोषित कर सकता है। दूसरा, सीधा स्पर्श। इस तरीके से जब तक तुम महिलाओं के संपर्क में आते हो, तुम उनकी चंद्र ऊर्जा को अवशोषित कर सकते हो और ये तरीका पहले से बेहतर है। और आखिरी तरीका, बेशक अंतरंग संबंध के माध्यम से, ये तरीका दोनों पक्षों को लाभ पहुंचा सकता है। और सौभाग्य से मेरे पास वह तकनीक है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। प्रलयराज ने अपनी आस्तीन से एक किताब निकाली। किताब के कवर पर लिखा था, हृदय का राजा। ठीक है, यह एक किताब है जिसे संसाधित करने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है, सूर्य तत्व। प्रलयराज ने फिर किताब को करण की ओर बढ़ाया। करण ने तुरंत इसे खोला और इसकी कुछ सामग्री को देखा। शुरुआत में ये लगभग वैसा ही था जैसा प्रलयराज ने कहा था कि कैसे सूर्य तत्व को नियंत्रित किया जाए और चंद्र ऊर्जा को अवशोषित किया जाए। लेकिन बीच की सामग्री में करण थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसने कभी किसी महिला को चूमा नहीं था, जबकि प्रेरणा के साथ डेटिंग करते समय करण ने केवल गले लगाया और हाथ पकड़ा था। प्रलयराज ने करण के चेहरे पर ऐंठन देखी तो वह हंसा। हा, क्या लगता है, अच्छी किताब है या नहीं? गुरु, क्या मुझे ये सीखना चाहिए? सच कहूं तो ये तकनीक वास्तव में बहुत बहुत बुरी है। अगर तुम जीना नहीं चाहते तो तुम्हें इसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार तुम्हारे पास 5 साल से कम समय है, इसलिए अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो मौत तुम्हें उठा ले जाएगी। करण केवल किताब ले सका और बाद में अध्ययन के लिए इसे सहेज लिया। प्रलयराज खड़ा हुआ। करण, अब हमारे अभ्यास का समय है। प्रलयराज ने एक वस्तु निकाली। उसने इसे हवा में उठाया और उसमें से एक रोशनी निकली। जल्द ही आकाश और करण के चारों ओर सब कुछ सफ़ेद मैदानों में बदल गया। अब हम समय के पहिए पर हैं। यहाँ समय बहुत धीमा है। समय के पहिए का एक बार उपयोग एक दिन के लिए हो सकता है और समय के पहिए के अंदर एक महीना वास्तविक दुनिया का केवल एक दिन है। वाह कूल। तो अगर हम यहाँ 10 साल तक अभ्यास करें तो वास्तविक दुनिया में केवल 4 महीने होंगे। प्रलयराज ने खांसा। बेटा, ये वस्तु बहुत दुर्लभ है। वास्तव में मेरे पास केवल 20 स्टॉक हैं, इसलिए यह अगले 20 महीनों के लिए ही पर्याप्त है। करण, शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लो क्योंकि अगले 20 महीनों में मैं तुम्हें बहुत मेहनत से प्रशिक्षित करूंगा, प्रलयराज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह समय था जब करण ने एक झील देखी। झील के चारों ओर अनेक नग्न युवतियां ताज़ा झील के पानी में स्नान कर रही थीं। उनमें से एक अद्भुत सौंदर्य की आकृति दिखाई दी, पतली और आकर्षक काया, बर्फ जैसी सफ़ेद त्वचा, क्रिस्टल जैसी निर्मल आंखें और देवी जैसी मुखाकृति। जब करण उसे गले लगाने और चूमने की इच्छा से आगे बढ़ा, तभी उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और जब होश आया तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। फिर वही स्वप्न आया। करण ने जब राजा के हृदय की तकनीक सीख ली थी, तब से हर बार सोते ही उसे वसंत ऋतु का स्वप्न आता। उसमें वह अनेक अत्यंत सुंदर युवतियों को देखता, पर जब कभी किसी को अपने पास खींचने का प्रयास करता तो सब कुछ धुंधला पड़ जाता और वह पुनः बिस्तर पर जाग उठता। करण की साधना शुरू हुए 1.5 वर्ष बीत चुके थे। अब उसकी काया पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी ऊंचाई 182 सेंटीमीटर हो गई थी। शरीर पहले की तरह दुबला नहीं बल्कि मांसपेशियों से भरा हुआ था। चेहरा अत्यंत आकर्षक था और बाल लंबे हो गए थे क्योंकि 1.5 वर्ष से उसने उन्हें नहीं कटवाया था। करण बिस्तर से उठा। उसने अपने बालों को पीछे बांधकर घोटी बनाए और प्राचीन घर से बाहर निकल गया। वह तुरंत वन की ओर उड़ चला और कालचक्र को पीछे छोड़ दिया। वह चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर किसी शिकार की तलाश करने लगा। हल्का व्यायाम करने के लिए कुछ मिनट घूमने के बाद उसे एक जादुई राक्षस मिला, अग्निदंत भेड़िया। वह राक्षस 2.5 मीटर ऊंचा और 3 मीटर लंबा था। उसके 50 सेंटीमीटर लंबे विशाल अग्निदंत थे। करण तुरंत अग्निदंत भेड़िए के सामने उतर गया। करण को देखकर भेड़िया गरजा और हमले की मुद्रा में आ गया। अग्निदंत भेड़िया करण की ओर झपटा और मुंह खोलकर उसे चीर डालने को तैयार हो गया। भेड़िया नजदीक आ रहा था, पर करण न तो बचा और न ही हटा। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, धम्मा। करण के हाथ ने भेड़िए के अग्निदंतों को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया।
वे दोनों गर्म दांत करण की हथेली को जरा भी चोट नहीं पहुंचा सके। फिर करण ने अपने शरीर को 360 डिग्री घुमाया और तेजी से घूमते हुए अग्निदंत भेड़िए को हवा में फेंक दिया। अग्निदंत भेड़िया दसियों मील दूर फेंका गया और अंत में जमीन से टकराकर सैकड़ों मीटर बड़ा गड्ढा बना गया। करण उसी दिशा में उड़ चला जहां उसने भेड़िए को फेंका था। पहुंचकर देखा कि अग्निदंत भेड़िया उठ खड़ा हुआ और भूत देखकर भागने की तरह बिजली की गति से भाग निकला। भेड़िए को भागते देखकर करण ने सिर हिलाया, अफसोस, मैंने तो अभी बस हल्का व्यायाम ही शुरू किया था। जब करण नया राक्षस खोजने ही वाला था, तभी एक परिचित आवाज ने उसे पुकारा। वह मुड़ा। करण, मेरे साथ चल, मुझे तुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी है। प्रलयराज घर की ओर बढ़े और करण उनके पीछे उड़ चला। बैठ जा। करण तुरंत प्रलयराज के सामने बैठ गया। गुरुदेव, आप क्या महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं? लगभग 20 महीने हो गए जब से मैंने तुझे प्रशिक्षित किया और तूने मेरी सारी कलाएं सीख ली हैं। अब समय आ गया है कि तू अपने मूल स्थान पर लौट और अपनी प्राचीन काया की समस्या स्वयं हल करे। करण बोला, मैं समझ गया गुरुदेव, और मेरी अंतिम बातें अच्छी तरह याद रखना। जो कुछ तेरे संरक्षण में है उसकी रक्षा करना, चाहे सारी दुनिया तेरे विरुद्ध हो जाए। इस संसार में शक्ति ही सब कुछ है। यदि तेरे पास शक्ति न हो तो शक्तिशाली लोग तुझे रौंद डालेंगे और जो कुछ तेरे पास सुरक्षित है उसे छीन लेंगे। प्रलयराज सही कह रहे थे। 1.5 वर्ष पहले जब करण के पास शक्ति नहीं थी, तब जो कुछ वह सुरक्षित रखना चाहता था और जिसे वह प्रेम करता था, उसे शक्तिशाली और धनी लोगों ने छीन लिया था। जब उसने शाश्वतता के पद पर चढ़ने का निर्णय लिया था, तब उसने शपथ ली थी कि भविष्य में वह अपनी कीमती चीज़ों की रक्षा करेगा, और यह भी सुनिश्चित कर कि तू परमेश्वर की विरासत को प्रकट न करे। यदि लालची लोग जान जाएंगे तो तेरे लिए खतरा होगा। प्रलयराज ने गंभीर स्वर में सलाह दी। क्या इसमें मेरे सबसे निकट के लोग भी शामिल हैं, गुरुदेव? करण ने पूछा। हाँ, इसमें तेरे सबसे निकट के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि यदि यह बात लीक हो गई तो सारे महावीर मंडल के देवता तुझे खोजने लगेंगे, यहाँ तक कि भविष्य में तेरे परिजन या पत्नियां भी। प्रलयराज के इन परिणामों को सुनकर करण थोड़ा स्तब्ध रह गया। शिष्य गुरुदेव के इन शब्दों को सदैव स्मरण रखेगा। अब गुरुदेव की भी एक व्यक्तिगत प्रार्थना है। जब तू पर्याप्त शक्तिशाली हो जाए तो मेरी पुत्री की देखभाल करना। उसका नाम भूषुन है और वह इस समय पवित्र आकाश तारे पर है, जो आज हमारे क्षेत्र के राजा तारों में से एक है। मुझे सुनाई दिया है कि उसे हाल ही में हिमतितली देवी की व्यक्तिगत सेविका नियुक्त किया गया है। करण को ज्ञात था कि गुरुदेव ने पश्चिम की 4 सबसे सुंदर स्त्रियों का उल्लेख किया था। विभिन्न तारों के अनेक शक्तिशाली पुरुष उनकी सुंदरता पाने के लिए मरने को तैयार रहते थे। उनमें से एक का नाम समेरा था, जिसे हिमतितली देवी कहा जाता था। गुरुदेव, वह आपके साथ क्यों नहीं रहती? करण ने उत्सुकता से पूछा। ये लंबी कहानी है। वह मुझसे सचमुच घृणा करती है, इसलिए वह मुझसे मिलना तक नहीं चाहती। प्रलयराज ने छाती दबाई मानो दर्द हो रहा हो। गुरुदेव, करण तुरंत खड़ा हुआ और उन्हें सहारा देने का प्रयास किया। क्षमा कर करण, मैं तुझे वह बात नहीं बता सकता। जब भी उस गलती का स्मरण आता है तो मेरा हृदय सैकड़ों छुरियों से छलनी होता सा लगता है। इसलिए क्षमा कर, मैं नहीं बता सकता। प्रलयराज ने अपनी बैठक स्थिर करने का प्रयास किया। करण वास्तव में पूछना चाहता था कि ऐसी कौन सी गलती थी जिससे उनकी पुत्री उनसे क्रोधित है, पर गुरुदेव की वर्तमान दशा देखकर उसने पूछने का साहस नहीं किया और केवल सिर हिलाया। अच्छा गुरुदेव, मैं वचन देता हूं कि जब एक दिन मेरे पास महान शक्ति होगी तो मैं आपकी पुत्री की देखभाल करूंगा। करण ने छाती थपथपाते हुए प्रतिज्ञा की। बहुत धन्यवाद। फिर प्रलयराज ने अपनी अंगुली से अंगूठी उतारी और करण को सौंप दी। बच्चे, इस भंडारण अंगूठी में कुछ वस्तुएं हैं जो तेरी कल्टीवेशन शीघ्र बढ़ाने में सहायक होंगी। करण ने सिर हिलाया। गुरुदेव, आपको कष्ट देने की आवश्यकता नहीं। आपने पर्याप्त कर दिया है। ले, मैंने इसे जानबूझकर तेरे प्रस्थान के लिए तैयार किया है। प्रलयराज अंगूठी देते रहे। करण विवश होकर स्वीकार कर सका। धन्यवाद गुरुदेव। अब तू भंडारण अंगूठी के अंदर जा सकता है। वहां एक दूरसंचार पत्थर भी है जो तुझे तेरे मूल ग्रह पर लौटा देगा। मैंने तुझे पहले ही उसका उपयोग सिखाया था। करण बोला। अच्छा गुरुदेव, आपका विचार है कि हम फिर कब मिल सकेंगे? केवल समय ही इसका उत्तर दे सकता है। प्रलयराज ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। तो गुरुदेव, फिर मिलेंगे। करण ने दूरसंचार पत्थर सक्रिय किया और एक काला छिद्र प्रकट हुआ। करण तुरंत उसके अंदर कूद गया। करण की आकृति को जाते देख प्रलयराज राहत की सांस ली। उनके मुंह से रक्त का तीर फूट निकला। ऐसा लगता है कि मेरा समय अधिक नहीं बचा। उन्होंने करण को इसलिए नहीं बताया क्योंकि डर था कि यदि करण जान जाए तो दुखी हो जाएगा। इस संसार से जाने से पहले अभी एक और बात थी जिसे वे साकार करना चाहते थे। प्रलयराज क्षितिज की ओर उड़ चले। दूरसंचार पत्थर महावीर मंडल में काफ़ी महंगी वस्तुएं होती हैं। ये पत्थर व्यक्ति को तत्काल उस स्थान पर पहुंचा देते हैं जहां वह जाना चाहता है, पर निर्देशांक गंतव्य स्थान के निकट यादृच्छिक रूप से प्रकट होते हैं।
करण की आंखों के सामने अनेक वृक्षों का दृश्य आया। अंततः इतने समय बाद मैं इस स्थान पर लौट आया हूँ। करण ने गहरी सांस ली और पृथ्वी की वायु को महसूस किया। यद्यपि पृथ्वी पर ऊर्जा अत्यंत पतली है, फिर भी ऐसे अनेक स्थान होने चाहिए जहां शुद्ध ऊर्जा प्रदूषण से अछूती हो और व्यक्ति को अग्निवीर मंडल के स्तर तक पहुंचा सके। करण सामान्य गति से उड़ने लगा और चारों ओर देखने लगा, कहीं इस अदूषित वन में कोई उच्च मूल्य की औषधीय वनस्पति मिल जाए। एक परिचित आकृति करण की आंखों के सामने से गुजरी। करण ने एक जंगली पहाड़ी मुर्गा देखा जो गांव में रहते समय उसका प्रिय भोजन था। केवल इतना कि वह मुर्गा दौड़ने में इतना तेज था कि बिना जाल के पकड़ना कठिन था। पर अब करण को जाल की आवश्यकता नहीं थी। करण अपने स्थान से अदृश्य हो गया और अचानक जंगली पहाड़ी मुर्गे के पीछे प्रकट होकर उसके पैर पकड़ लिए। भोजन खोज रहा मुर्गा भागने का अवसर भी नहीं पा सका और आसानी से पकड़ लिया गया। हा, बहुत दिनों बाद अच्छा भोजन खाने को मिला। आज अंततः स्वादिष्ट भोजन करूंगा। करण हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े मुर्गे के सिर को सहलाया। फिर करण नदी खोजने चला ताकि मुर्गे का वध करे, पंख उतारे और अंदर की सफाई करे। करण के हाथ इतने तेज थे कि कुछ ही मिनटों में मुर्गे का मांस साफ और भूनने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद करण ने सूखी लकड़ियां और डालियां एकत्र कीं। वह एक एक करके नहीं उठा रहा था। उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और दसियों मीटर के दायरे की सूखी लकड़ियां और डालियां उड़कर उसके सामने आ गईं। अब बस मसाले एकत्र करने हैं। करण वन में घूमकर कुछ ताज़े मसाले खोज लाया। कुछ मिनट बाद उसके हाथ में ताज़े मसाले थे। करण ने मुर्गे पर मसाले लगाए, फिर एकत्र की गई लकड़ियों को ढेर किया और अपनी अंगुली से एक छोटी सी लौ प्रकट करके लकड़ियों में आग लगा दी। यह आग साधारण कमजोर अग्नि थी। करण ने सोचा कि यदि गहरी अग्नि का उपयोग करे तो लकड़ियां कुछ ही क्षणों में राख हो जाएंगी। करण ने मुर्गे का मांस भूनना शुरू किया। वह भुने हुए मुर्गे का स्वाद लेने के लिए अधीर था। भुना हुआ मुर्गा तैयार होने पर करण ने उसे उठाया और सुगंध सूंघी। सुगंध अच्छी है, पर अफसोस कि कोई बारबेक्यू सॉस नहीं है। यदि होता तो यह भुना हुआ मुर्गा और भी स्वादिष्ट होता। कृपया। जब करण एक कॉर लेने ही वाला था तभी किसी की सहायता मांगती आवाज़ सुनाई दी। करण ने भुना हुआ मुर्गा रख दिया और आवाज़ की ओर तुरंत अदृश्य होकर चला गया। पहुंचकर करण ने देखा कि एक स्त्री फटी हुई वस्त्रों में भाग रही है और उसके पीछे दो व्यक्ति काले मुखौटे पहने के 47 प्रकार की राइफल लिए हुए हैं। आतंकवादी। करण ने यही निष्कर्ष निकाला और तुरंत उस स्त्री को बचाने दौड़ा। स्त्री भागती रही पर उसे लगा कि उसका सारा शरीर गर्म हो रहा है और शरीर थोड़ा नरम पड़ रहा है। स्त्री ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसने देखा कि उसके पीछे भाग रहे दोनों पुरुष नजदीक आ चुके हैं। निराश होकर उसने आंखें बंद कर ली और अपनी नियति स्वीकार कर ली। तभी स्त्री को वस्तुओं के गिरने की आवाज़ सुनाई दी और उसने देखा कि एक साधारण वस्त्रों वाला लंबे बालों वाला युवक उसके सामने खड़ा है। स्त्री ने उस आकृति की ओर एक दृष्टि डाली और फिर उसकी दृष्टि काली पड़ गई और वह बेहोश हो गई। आकाश से किसी को झपटते देखकर दोनों व्यक्ति रुक गए और AK-47 को करण की ओर तान लिया। साधारण वस्त्रों वाले युवक को देखकर वे बोले, युवक, हमारे मामलों से दूर हट जा, नहीं तो हम तुझे मार डालेंगे। दोनों पुरुषों ने उपहास किया और करण को नीची दृष्टि से देखा। सचमुच? तो दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। अब करण की बारी थी उन्हें कमतर आंकने की। तू हिम्मत करता है। आतंकवादी ने तुरंत हथियार उठाए और करण पर गोली चलाने को तैयार हो गए। रुको, क्यों न पहले इसे यातना दें जब तक ये हमसे भीख न मांगे। पास वाले आतंकवादी ने दूसरे को सलाह दी कि करण को अकेले यातना दें। फिर सलाह देने वाले ने लोहे का मुक्का पहना और करण की ओर दौड़ा। करण ने मन ही मन इन छोटी मछलियों पर हंसी। जब आतंकवादी करण के चेहरे पर प्रहार करने को तैयार था, करण ने तेजी से उसकी गर्दन पकड़ ली और जोर से जमीन पर पटक दिया। धम्म, हड्डियों के टूटने की आवाज़ जोर से सुनाई दी। अपने साथी को करण द्वारा आसानी से गिराया देखकर दूसरा आतंकवादी तुरंत करण पर गोली चलाने लगा। धम्म धम्म धम्म, सारी गोलियां चली पर कोई भी करण को नहीं लगी। करण की गति इतनी तेज थी कि आतंकवादी केवल उसकी परछाई देख पाया। जब आतंकवादी ने ध्यान दिया तो करण उसके सामने आ चुका था और करण के हाथ ने उसकी छाती में धक्का मारा। करण की मुक्का लगते ही आतंकवादी को लगा कि उसके सारे आंतरिक अंग स्थानांतरित हो गए हैं। वह कुछ मीटर उछलकर एक वृक्ष से टकराया और रक्त उगलने लगा। दोनों आतंकवादियों को बेहोश देखकर करण उस स्त्री की ओर बढ़ा, पर उसके कदम रुक गए। उसे लगा कि एक दर्जन लोग उसकी ओर आ रहे हैं। दौड़ते पुरुषों के कदमों की आवाज़ बढ़ती गई। करण आवाज़ की ओर मुड़ा। तुरंत कई लोग उसी वेश में प्रकट हुए जैसे अभी करण द्वारा पीटे गए दो व्यक्ति थे, और वे सभी हथियार करण की ओर ताने हुए थे। एक दर्जन से अधिक हथियार अपनी ओर ताने देखकर भी करण ने न तो संकट और न ही भय का कोई भाव दिखाया। उल्टे उसने मुस्कान दिखाए। कृपया अपने हथियार नीचे कर लें, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, है न? मुस्कान के साथ करण ने बर्फ पिघलाने का प्रयास किया। आतंकवादी एक दूसरे को देखने लगे।
फिर भीड़ में से एक हट्टा कट्टा व्यक्ति निकला, वह गंजा व्यक्ति जिसके गाल पर बिच्छू का टैटू था। उसने जमीन पर बेहोश पड़े दोनों व्यक्तियों को देखा और कहा, क्या तूने मेरे 2 अधीनस्थों को घायल किया है? उसकी आयु 20 से कम लग रही थी। उस गंजे व्यक्ति को देखकर करण ने उसके साथ खेलने का निश्चय किया। मैंने नहीं किया, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं कैसे 2 बंदूकधारियों को गिरा सकता हूँ? तू सोचता है कि मुझ जैसे व्यक्ति को मूर्ख बना सकता है? मैंने अभी गोली की आवाज़ सुनी है और यहाँ केवल तू ही है। तो यदि तूने नहीं किया तो और किसने उन्हें घायल किया? इसे मार डालो और इसका शव कुत्तों को खिला दो। हा 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 हा। गंजे व्यक्ति ने अपने पीछे के अधीनस्थों को आदेश दिया। गंजे व्यक्ति के शब्दों को सुनकर करण की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगा। यदि तुम देवताओं के क्रोध को भड़काओगे तो क्या होगा, जानते हो? करण की बात सुनकर आतंकवादी हंस पड़े और उनकी अंगुलियां ट्रिगर दबाने ही वाली थीं, पर उससे पहले उन्हें छाती पर भारी हथौड़े जैसा प्रहार महसूस हुआ और वे सभी कुछ मीटर पीछे उड़ गए। आदेश देने वाला गंजा व्यक्ति भ्रमित था क्योंकि लंबे समय तक कोई गोली नहीं चली। उसने पीछे देखा तो उसके सारे अधीनस्थ जमीन पर पड़े थे और उनके मुंह से रक्त बह रहा था। यह अजीब दृश्य देखकर गंजा व्यक्ति थोड़ा डरा। उसने देखा कि करण अभी भी अपने मूल स्थान पर खड़ा है और 1 इंच भी नहीं हिला है। देखो, मैंने सही कहा था। वे सब देवताओं के क्रोध से प्रभावित हुए क्योंकि उन्होंने मेरे जैसे अच्छे व्यक्ति को मारने का प्रयास किया। शायद अब तुम्हारी बारी है देवताओं के क्रोध से प्रभावित होने की। वास्तव में सबको घायल करने वाला करण ही था। करण ने 9 छाया पद का उपयोग किया और कुछ ही क्षणों में उन पुरुषों को जमीन पर गिरा दिया। ये चाल शत्रु को धोखा देने वाली छायाएं उत्पन्न करती है और इस चाल से कुल 9 आकृतियां बनाई जा सकती हैं। इस शैली का उपयोग करते समय करण अपने स्थान पर अनेक आकृतियां छोड़कर स्वयं अत्यंत तेज गति से गंजे व्यक्ति के पीछे चला गया और सबको पीटा। उसने ये सब 2 सेकंड से भी कम समय में कर दिया। यह अजीब दृश्य देखकर गंजा व्यक्ति बोला, तू वास्तव में कौन है? वह करण से डरने लगा। मैं तो केवल एक स्कूल का विद्यार्थी हूं जो वन में खो गया है। करण ने सत्य उत्तर दिया। मुकिन कहाँ? तेरे जैसा स्कूल का विद्यार्थी कहाँ से आ गया? गंजा व्यक्ति अभी भी करण के उत्तर से संतुष्ट नहीं था। तेरी इच्छा, विश्वास कर या न कर, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। वास्तव में मुझे हिंसा पसंद नहीं, पर चूंकि तुमने मुझे मारने का प्रयास किया, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जो जीवन भर नहीं भूलोगे। करण मुस्कुराया और उसकी मुस्कान शैतान जैसी थी। ये सुनकर गंजा व्यक्ति ने तुरंत अपनी पीठ से एक जोड़ी कृपाण निकाले और युद्ध की मुद्रा ले ली। वह करण की ओर दौड़ा। बाएं हाथ की कृपाण क्षैतिज रूप से करण की ओर काटती चली। करण अभी भी शिथिल खड़ा रहा। उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया और तलवार को अंगुलियों से पकड़ लिया। गंजे सिर ने जो किया उसे देखकर वह केवल मुस्कुराया और सोचा कि करण बहुत अधिक आत्मविश्वासी है। खनक, कृपाण करण के अंगूठे और तर्जनी अंगुली के बीच फंस गई। गंजा व्यक्ति चकित रह गया और घबराकर दूसरी कृपाण से करण पर प्रहार करने लगा। करण ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर गंजे व्यक्ति की कलाई पकड़ ली और दबा दी। कर कर हड्डियों के टूटने की आवाज़ शांत वन में गूंज उठी। फिर करण ने उसे कपास की तरह फेंक दिया। गंजा व्यक्ति गिर पड़ा और जमीन पर कराहता रहा। उसने अपनी भुजाएं मुड़ी हुई देखीं और करण को भयभीत दृष्टि से देखा। करण उसके पास बढ़ा। करण को आते देख गंजा व्यक्ति डरा और उठकर भागने का प्रयास करने लगा। पास मत आ, शैतान। मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया पास मत आ। गंजा व्यक्ति जितना भी भीख मांगता रहा, करण ने उसकी उपेक्षा की और आगे बढ़ा। करण वास्तव में क्रूर होना नहीं चाहता था, पर ये लोग भी अक्सर निर्दयता से हत्या करते थे, तो फिर उन पर दया क्यों? करण ने अपना पैर उठाया और गंजे व्यक्ति की पिंडली पर रख दिया। आह! गंजे व्यक्ति को अत्यंत पीड़ा हुई। छोटे दादा, मुझे पता है कि मैं गलत था, कृपया मुझे जाने दीजिए। गंजे व्यक्ति का अहंकार अब कहीं नहीं था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि यह शैतान उससे दूर चला जाए। करण बोला, हे, तूने कहा था कि मुझे मारकर कुत्तों को खिला देगा। अब क्यों न तू स्वयं आजमाए? करण ने दबाव और बढ़ा दिया। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, कृपया मुझे जाने दीजिए। दर्द भरे चेहरे के साथ हट्टा कट्टा गंजा व्यक्ति करण से भीख मांग रहा था। अच्छा, तू जानता है कि तू गलत था, फिर क्या तू इसे दोबारा करेगा? नहीं, मैं दोबारा हिम्मत नहीं करूंगा। इस बार मुझे जाने दीजिए। अफसोस, यदि मैं तुझे जाने दूं तो तू निश्चित रूप से और बहुत से लोगों की हत्या करेगा। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि तुझे जीवन भर के लिए विकलांग बना दूं। कर कर हड्डियों के टूटने की आवाज़ फिर गूंजी। आघघ, मुझे मार ही डालो। इस अत्यंत पीड़ा के बजाय वह मरना पसंद करता। मृत्यु तेरे लिए बहुत विलासिता है, इसलिए बेहतर है कि तुझे यातना दी जाए। करण की क्रूर मुस्कान के साथ उसने गंजे व्यक्ति के दूसरे पैर पर भी कदम रखा। शैतान के आधार, मेरा संगठन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। वह पुरुष दर्द से चीखता रहा। मुझे तेरे संगठन को नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं, और तूने भी अपने पीड़ितों को उसी तरह यातना दी होगी जैसे मैं अब तुझे दे रहा हूं।
क्या तूने कभी उनके लिए दया महसूस की? तो अब अपने कर्मों का फल स्वीकार कर। कुछ ही मिनटों में वन में दर्द की चीखें गूंजती रहीं और गंजे व्यक्ति की कई हड्डियां जकड़ गईं। उसकी दोनों भुजाएं टूट चुकी थीं, यद्यपि वह अभी जीवित रह सकता था। गंजा व्यक्ति शेष जीवन विकलांग व्यक्ति के रूप में ही जी सकता था। गंजे व्यक्ति को पाठ सिखा चुकने के बाद करण उस ढही हुई स्त्री की ओर बढ़ा। करण स्त्री के पास पहुंचा। पास आकर उसने देखा कि वह अत्यंत आकर्षक वयस्क स्त्री है जिसका सुंदर सफ़ेद चेहरा और शैतान जैसी काया है। उसके दो बड़े खरगोश अनुमानतः ही याफ कप के आकार के थे। यद्यपि उसके लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे, फिर भी वे उसकी सुंदरता को नहीं ढक सके। यह उन 19 वर्षों में करण ने सबसे सुंदर स्त्री देखी थी। करण झुका और उस आकर्षक वयस्क स्त्री का हाथ पकड़ा। उस स्त्री के हाथ अत्यंत कोमल थे। करण ने तुरंत गंदे विचारों को दूर किया और उसकी नब्ज जांची। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। रक्त प्रवाह बहुत तेज था और स्त्री का शरीर आज गर्म था। जब करण ने उसकी कलाई छुई तो स्त्री ने पलकें खोली और एक सुंदर पुरुष का चेहरा देखा। चूंकि उसे गर्म लग रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था मानो पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों, पहली इच्छा यही उठी कि करण पर झपट पड़े और उसे खा जाए। वयस्क स्त्री ने अचानक करण को गले लगा लिया और दोनों जमीन पर गिर पड़े। करण स्तब्ध और विस्मित रह गया। वयस्क स्त्री ने करण की कमीज के बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। किसी को अपनी कमीज के बटन खोलते महसूस करके करण होश में आया और उसने वयस्क स्त्री के हाथ पकड़कर रोकने का प्रयास किया। मुझे दे दो, कृपया मुझे दे दो, मेरा शरीर बुरा महसूस कर रहा है। किसी कारण आज वयस्क स्त्री की वासना फूट पड़ी थी और वह इस समय अत्यंत उत्तेजित थी। करण ने ये सुनकर समझ लिया कि क्या हुआ है। लगता है इस युवती को काम उत्तेजक विष दिया गया है। इसलिए करण ने उसके हाथ बांध दिए ताकि वह और न हिल सके। काम उत्तेजक विष काफी खतरनाक होता है। यदि तुरंत उपचार न किया जाए तो ये स्त्री के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। करण को अचानक याद आया, हाँ, निश्चित रूप से गंजे व्यक्ति के पास इसका विषय होगा। करण ने स्त्री को राजकुमारी की तरह उठाया और गंजे व्यक्ति की ओर चला। गंजा व्यक्ति अभी भी जमीन पर पड़ा था। करण को फिर आते देख वह घबरा गया। बता, इस काम उत्तेजक विष का विषय कहाँ रखा है? करण ने पूछते हुए कहा। गंजा व्यक्ति करण से डरा और तुरंत बोला, यह नया विकसित किया गया औषधि है, इसलिए इसका कोई विषय नहीं है। यह उत्तर सुनकर करण संतुष्ट नहीं हुआ और गंजे व्यक्ति को लात मारना चाहता था। करण को अपने उत्तर से असंतुष्ट देखकर गंजा व्यक्ति फिर बोला, ये काम उत्तेजक विष बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। तुम्हें केवल उसके शरीर को छूकर उसे चरम पर पहुंचाना होगा। यदि तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुझे और भी अधिक पीड़ा दूंगा। ये शब्द कहकर करण तुरंत वयस्क स्त्री को लेकर चला गया। करण ने वयस्क स्त्री का उपचार करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजा। कुछ मिनट बाद उसे एक विशाल वृक्ष मिला। वह तुरंत उसके पास गया और वृक्ष की शाखा पर उतर गया। इस बड़े वृक्ष पर एक समतल स्थान था जो जमीन से बेहतर था। वयस्क स्त्री करण की बाहों में इल्ली की तरह तड़पती रही। करण ने उसे वहां रखा और देखा कि उसके सामने अत्यंत कामुक वयस्क स्त्री है। यदि करण इससे उत्तेजित न होता तो वह झूठा होता। वह भी सामान्य पुरुष था। शैतान जैसी सुंदर स्त्री को यूं ललचाते देखकर कोई भी तुरंत उसे खा लेना चाहता। करण ने वयस्क स्त्री के वस्त्र फाड़ दिए और काले अंतर्वस्त्र करण की आंखों के सामने आ गए। उसने देखा कि शिखर काले ब्रा से ढके हैं और निजी अंग भी काली फीते वाली पैंटियों से ढके हैं जो करण को और भी उत्तेजित कर रहे थे। करण का हृदय तेजी से धड़कने लगा। यद्यपि करण ये पहली बार कर रहा था, पर उसने राजा के हृदय की तकनीक में सारी कलाएं सीख ली थीं जो स्त्रियों को आसानी से संतुष्ट कर सकती हैं। करण ने अपने हाथ उन दो बड़े सफ़ेद खरगोशों पर बढ़ाए और उन्हें दबाया। अनुभूति अत्यंत चबाने योग्य और सुखद थी। करण के स्पर्श को महसूस करके स्त्री भड़क उठी और चीखने लगी, आह, और छू, अच्छा, स्वादिष्ट। करण के हाथ अपने शरीर को छूने से 1000 गुना बेहतर हैं। वयस्क स्त्री की चीख सुनकर करण और उत्तेजित हो गया। उसने अंगुलियों का दबाव बढ़ा दिया। उसकी अंगुलियां केवल पतली काली रेशमी ब्रा से अलग थीं। आह आह, और करो, मुझे और चाहिए, बहुत आनंद आ रहा है। वयस्क स्त्री लहरों में उठ रही थी और उसके मुंह से अत्यंत सुखद स्वर निकलते जा रहे थे। केवल छूने से संतुष्ट न होकर करण ने अंततः स्त्री की काली रेशमी ब्रा उतार दी। ब्रा खुलते ही दो गुलाबी चेहरे प्रकट हो गए। करण ने अपने सामने इस सुंदर कृति की प्रशंसा की और लालच से उन्हें चूसने और कुतरने लगा, जिससे वयस्क स्त्री को आनंद मिलने लगा। आह, मत काटो, दर्द दर्द, हल्का, आह आह। स्त्री को और अधिक आनंद मिलने लगा, यहाँ तक कि उसका मन खाली हो गया और वह स्वर्ग में होने जैसा अनुभव कर रही थी। करण ने वयस्क स्त्री की चंद्र ऊर्जा को चूसना भी नहीं भुलाया। यद्यपि मात्रा कम थी, फिर भी कुछ न होने से बेहतर थी। उस स्त्री का सुखद आनंद इस शांत वन में लगातार सुनाई देता रहा। 15 मिनट बाद कराहें अंततः रुक गईं। पता नहीं स्त्री कितनी बार चरम पर पहुंची थी। वह करण के बगल में सिकुड़ गई और अत्यंत संतुष्ट मुख के साथ सो गई। करण ने अपनी भंडारण अंगूठी से कंबल निकाला और वयस्क स्त्री के नग्न, आधे नग्न शरीर पर डाल दिया।
वह अभी अभी की पागलपन को याद करने लगा। राजा के हृदय की तकनीक में कहा गया है कि जिसने राजा के हृदय की तकनीक का अनुभव कर लिया हो वह सामान्य लोगों से फिर कभी संतुष्ट नहीं होगा। करण को न तो इस स्त्री का मूल पता था और न ही नाम, पर यदि यह स्त्री जिम्मेदारी चाहे तो करण निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसी घटना के बाद भाग जाए। यद्यपि उसका उद्देश्य अच्छा था, फिर भी यह स्त्री देवी जैसी सुंदर थी। स्त्री को शांति से सोते देखकर करण उसे जगाना नहीं चाहता था, इसलिए वह उनके राय के सैनिकों को देखने चला। पहुंचकर करण ने देखा कि सब मर चुके हैं। उनकी गर्दन पर घाव थे। सब वहां थे सिवाय गंजे व्यक्ति के। करण ने नए पद चिन्ह देखे। अनुमान था कि ये गंजे व्यक्ति के मित्रों के हैं। 20 मिनट से अधिक समय बीत चुका था। अनुमान था कि वे बहुत दूर जा चुके होंगे। करण उनका पीछा करना चाहता था, पर उसे अभी भी स्त्री की रक्षा करनी थी। उसे कोई भय नहीं था। यदि उनके पास अभी भी दिमाग बचा हो तो वे करण को फिर चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसलिए करण तुरंत उस वृक्ष पर लौट आया जहां स्त्री सो रही थी। ओह हाँ, मैं अपना भुना हुआ मुर्गा लगभग भूल ही गया था। करण अपना भुना हुआ मुर्गा लगभग भूल चुका था, इसलिए वह पहले मुर्गा लेने गया, फिर वृक्ष पर गया। सौभाग्य से मुर्गा आसपास के जंगली जानवरों ने नहीं खाया था, इसलिए करण अभी भी भुना हुआ मुर्गा खा सका। जब वह वृक्ष की चोटी पर पहुंचा तो उसने देखा कि स्त्री अभी भी शांत मुख के साथ सो रही है। करण मुर्गे का मांस तुरंत खाना चाहता था, इसलिए उसने मुर्गे की जांघ का मांस लिया और खाने लगा। इसी समय छोटी स्त्री की पलकें हल्की सी कांपीं और उसने आंखें खोलीं। चारों ओर देखा और अंत में उस पुरुष को पाया जिसने उसकी सहायता की थी और वह बहुत लालच से मुर्गा खा रहा था। तू कौन है? वयस्क स्त्री के मन में केवल यही एक वाक्य था। करण इस समय भुने हुए मुर्गे का आनंद ले रहा था जब तक कि बगल से एक मधुर आवाज सुनाई दी। करण ने स्त्री को देखा। स्थिति अजीब थी। दुर्भाग्य से स्त्री को पता नहीं था कि उसके ऊपर का कंबल गिर गया है, जिससे करण फिर से उसके 2 बड़े खरगोश देख सका। इसलिए करण ने अपना चेहरा घुमा लिया। करण के उत्तर न देने और उल्टे चेहरा घुमा लेने से स्त्री थोड़ी नाराज हुई। हेलो, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। अहम, उससे पहले अपना शरीर ढक लो, मैं स्पष्ट देख सकता हूँ। करण ने वयस्क स्त्री को चेतावनी दी। करण के शब्दों को सुनकर अंततः स्त्री आसानी से चीख उठी। आह! उसने कंबल लिया और अपना शरीर ढकने का प्रयास किया। मुड़ जा, मैं ये कंबल पहनना चाहती हूँ, स्त्री ने करण को आदेश दिया। हे, मैंने सब कुछ देख लिया है, अब तू क्या छिपाएगी? ओह! करण से बात निकल गई। व्यभिचारी, जल्दी मोड़। वयस्क स्त्री करण पर अत्यंत क्रोधित थी। उसकी आंखों में मानो करण को मार डालने का भाव था। स्त्री की ये दृष्टि देखकर करण तुरंत मुड़ गया। जो किताब मैंने पढ़ी थी वह सचमुच डरावनी थी, सुंदर स्त्री को भड़काना, विशेषकर सुंदर स्त्री को। करण सोचने लगा कि यदि वह किसी शक्तिशाली देवी को भड़काए तो क्या करण तुरंत मार नहीं दिया जाएगा। करण समझने लगा कि गुरुदेव ने उसे महावीर मंडल के बजाय पृथ्वी पर क्यों भेजा। कपड़ों की सरसराहट की आवाज आए। हो गया, अब तू मुड़ सकता है। करण फिर मुड़ा। उसने देखा कि स्त्री ने कंबल को तौलिए की तरह लपेट रखा है और उसके अंतर्वस्त्र उसके हाथ के पास मुड़े हुए पड़े हैं। करण की आंखें जहां देख रही थीं उसे देखकर स्त्री थोड़ी असंतुष्ट हुई। जब वह डांटने ही वाली थी तभी उसने करण का सुंदर चेहरा देखा। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और वह भ्रमित हो गई। ज्ञात रहे कि उर्वशी अमीर व्यक्ति के वातावरण में पली बड़ी थी और उसने अनगिनत सुंदर पुरुष देखे थे, पर करण की तुलना में वे सब कचरा कहे जा सकते थे। स्त्री का चेहरा थोड़ा भ्रमित देखकर करण ने अंततः उसे पुकारने का प्रयास किया। मिस, तुम ठीक हो? करण के पुकारने से स्त्री अंततः अपनी मूर्छा से जागी। क्षमा करो, मैं अभी थोड़ी भ्रमित थी, स्त्री ने लाल चेहरे के साथ कहा। ओह, कोई बात नहीं। स्थिति फिर अजीब हो गई। करण को भी नहीं पता था कि क्या कहे। अंततः स्त्री ने वातावरण को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। धन्यवाद कि तुमने मुझे उन लोगों से बचाया। कोई बात नहीं, मनुष्य को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ओह हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? करण ने उसका नाम पूछने का प्रयास किया। उर्वशी बोली, मेरा नाम उर्वशी है। फिर तुम्हारा नाम क्या है? ओह मिस, तो मिस उर्वशी। मेरा नाम करण है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। करण ने वयस्क स्त्री के सामने हाथ बढ़ाया। तुम्हें इतना औपचारिक होने की आवश्यकता नहीं। तुम मुझे उर्वशी कह सकते हो। तुम भी अभी उदार पुरुष हो, तो मैं आपको बहन उर्वशी कहूंगा। करण ने उर्वशी को गर्म मुस्कान दी। उर्वशी का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया। किसी कारण वह करण की ओर बहुत आकर्षित थी, पर अपने उच्च आत्मसम्मान के कारण उसे स्वीकार करने में शर्मा रही थी। उर्वशी का चेहरा लाल होते देखकर करण चिंतित हुआ कि कहीं काम उत्तेजक विष का प्रभाव अभी भी न हो। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? शायद काम उत्तेजक विष का अभी भी प्रभाव है। ये सुनकर उर्वशी का चेहरा और भी लाल हो गया। यद्यपि वह काम उत्तेजक विष के नियंत्रण में थी, फिर भी उसे याद था कि करण ने उसके शरीर के साथ क्या किया था। करण ने उसके नग्न शरीर के लगभग सारे अंग देख लिए थे। यद्यपि उसने उसे दूषित नहीं किया था, फिर भी करण का चेहरा देखकर उसे शर्मा रही थी।
कृपया जो तुमने अभी देखा उसे भूल जाओ। स्त्री शर्मिंदा थी और उसका स्वर मच्छर जैसा छोटा था जिसे करण मुश्किल से सुन पाया। करण ने सिर हिलाया। ठीक है। करण स्थिति को और अस्पष्ट नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने हाँ कह दिया, पर उर्वशी के शरीर के साथ जो कुछ उसने किया था उसे भूलना लगभग असंभव था। करण, अरे यार, तुम्हें उन लोगों ने कैसे अगवा कर लिया? उर्वशी ने याद करना शुरू किया। मुझे याद है कि मैं एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे आसपास जमा हो रहे थे, इससे मुझे असहजता महसूस हुई, इसलिए मैंने बाहर थोड़ी ताज़ी हवा लेने का सोचा, लेकिन पीछे से किसी ने मुझे नींद की गोली वाले रुमाल से दबोच लिया और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कंटेनर ट्रक में थी जिसमें कुछ हथियारबंद लोग थे। करण, ओह, समझ गया। तो क्या तुम्हें पता है कि उनका मकसद क्या था तुम्हें अगवा करने का? उर्वशी, मुझे भी नहीं पता, शायद वे पैसे मांगना चाहते थे या कुछ और। उर्वशी ने अनिश्चितता से जवाब दिया। मैं समझ गया, तुम्हें भूख लगी होगी। ये भुना हुआ चिकन खाओ। करण ने उर्वशी को मांस का एक और टुकड़ा दिया। उर्वशी ने करण के हाथ से चिकन लिया। भुने हुए चिकन को देखकर उसे थोड़ा संदेह हुआ कि क्या ये खाने योग्य है। उर्वशी की हिचकिचाहट देखकर करण ने उसे मनाने की कोशिश की। उसने चाव से खाना शुरू कर दिया। उर्वशी की पुच्ची हंसी निकल गई करण को खाते हुए देखकर। तो उर्वशी ने पहले उसकी खुशबू ली। ये भुना हुआ चिकन बहुत सुगंधित था। फिर उर्वशी ने एक छोटा सा निवाला लिया। उर्वशी को लगा कि यह भुना हुआ चिकन बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए उसने एक और निवाला लिया। करण ने देखा कि उर्वशी बहुत शिष्टता से खा रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अपनी छवि की परवाह कर रही है। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने बहुत सारी बातें की और करण ने उर्वशी को कुछ मज़ेदार चुटकुले भी सुनाए। दोनों को उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता इतना करीबी हो जाएगा। करण ने इस मौके को भी नहीं छोड़ा और उर्वशी की चंद्र ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। चलो नीचे उतरें और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजें। करण अपनी सीट से उठा। उर्वशी को भी याद आया कि वे अब एक पेड़ पर थे। उर्वशी भी अपनी सीट से उठी और करण के बगल में खड़ी हो गई। उसने नीचे देखा तो पता चला कि यह पेड़ काफी ऊंचा था, जमीन से लगभग 15 मीटर ऊंचा। उर्वशी सोचने लगी कि करण उसे बेहोशी की हालत में कैसे ऊपर ले गया था। ठीक है, नीचे उतरो। करण ने फिर उर्वशी को राजकुमारी की तरह उठा लिया। उर्वशी को उम्मीद नहीं थी कि करण उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा। वह काफी खुश थी, लेकिन अगले ही पल उर्वशी डर गई। करण ने तुरंत उसे लेकर नीचे छलांग लगा दी। उर्वशी ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा करण की छाती में छिपा लिया। कुछ सेकंड बाद हवा की आवाज़ रुक गई। उर्वशी को राहत मिली कि वे दोनों अभी भी जीवित हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि करण तुरंत नीचे कूद जाएगा, खासकर जब पेड़ की ऊंचाई अभी भी 15 मीटर थी। करण, तुमने मुझे मौत के मुंह में ला दिया। उर्वशी ने करण से शिकायत करने की कोशिश की। हाँ, हम अभी भी जीवित हैं तो कोई बात नहीं। करण फिर पहले चलने लगा और उर्वशी उसके पीछे चलने लगी। अगर उन्हें इस जंगल से बाहर निकलना था तो बेहतर था कि वे अभी अभी गए हत्यारों के नक्शे कदम पर चलें। वास्तव में अगर करण जंगल छोड़ना चाहता तो ये काफ़ी आसान था, क्योंकि वह सीधा उड़ सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि आखिरकार उर्वशी पास में थी। करण अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल उर्वशी के साथ चल सकता था। उर्वशी ने अभी भी अपने शरीर को ढकने के लिए एक कपड़ा पहना हुआ था। कुछ मिनट चलने के बाद करण और उर्वशी करण के पिछले युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। उर्वशी ने जमीन पर बहुत सारी लाशें पड़ी देखीं। जिज्ञासावश उर्वशी ने करण से पूछा, करण, क्या ये तुमने किया है? मैं इसे कैसे समझाऊं? मैंने बस उन्हें पीटा ताकि वे कुछ मिनटों के लिए वहां पड़े रहें, और जब मैं वापस आया तो वे सभी मर चुके थे। मुझे लगता है कि उन्हें उनके अपने साथियों ने मार डाला। करण को नहीं लगा कि उर्वशी इतनी सारी लाशें देखकर नहीं डरेगी, वह ऐसा देखने की आदी थी। मैं समझ गई, उर्वशी ने और नहीं पूछा। भले ही करण ने उन्हें मारा हो, वह उसे दोष नहीं देगी क्योंकि आखिरकार करण की जान खतरे में थी। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो शायद करण खुद मर जाता। चलो बस इस निशान का पीछा करते हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। फिर वे दोनों इस जंगल से होकर साथ साथ चलने लगे। अचानक उर्वशी गिर गई। ये देखकर करण तुरंत पास आया और पूछा, क्या हुआ? मेरा टखना मुड़ गया। उर्वशी ने काफ़ी अच्छे जूते पहने हुए थे जो इस तरह पौधों और पत्थरों से भरे जंगल में चलने के लिए उपयुक्त नहीं थे। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। करण ने धीरे से उर्वशी का पैर पकड़ा और उसकी मालिश की। केवल उर्वशी की कराह से ही करण को पता चला कि वह मालिश का आनंद ले रही है। उर्वशी ने इनकार नहीं किया कि करण की मालिश तकनीक बहुत अच्छी थी। हो गया। करण ने देखा कि उर्वशी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वास्तव में उसकी मालिश का आनंद ले रही है। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? करण की बात सुनकर अंततः उर्वशी जाग गई और खड़ी होने की कोशिश की, लेकिन जब वह खड़ी होना चाहती थी तो उर्वशी को लगा कि उसके पैर कमजोर हैं और वह गिर जाएगी। करण ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उर्वशी को संभाल लिया। उर्वशी, तुम ठीक हो? करण ने चिंतित होकर पूछा। बस थोड़ी लंगड़ा रही हूँ, उसने करण को पकड़ते हुए कहा। तो क्या मैं तुम्हें उठा लूँ? करण ने उर्वशी को उठाने के लिए कहा। क्या करण को कोई परेशानी नहीं होगी? शर्माते हुए, मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। चलो,
नहीं तो दिन और बढ़ता जाएगा। करण झुका और उर्वशी के उसकी पीठ पर चढ़ने का इंतजार करने लगा। उर्वशी फिर करण की पीठ पर चढ़ गई। करण की पीठ पर उर्वशी को एक सुरक्षित और आरामदायक एहसास हुआ, जबकि करण को अपनी पीठ पर एक कोमल वस्तु दबती हुई महसूस हुई। करण ने उर्वशी को गिरने से बचाने के लिए उसकी जांघ को छुआ ताकि वह गिर न जाए। उर्वशी बहुत शर्मिंदा हुई जब करण ने उसकी जांघ को छुआ, लेकिन उसने विरोध नहीं किया क्योंकि यह गिरने से बचाने के लिए था। एक आदमी की पीठ बहुत चौड़ी और आरामदायक होती है, उर्वशी ने बड़बड़ाया। तुमने कुछ कहा? करण ने पूछा। नहीं। उर्वशी को उम्मीद नहीं थी कि करण ये सुन लेगा। इस आधे घंटे के दौरान जब वे करण के नक्शे कदम पर चल रहे थे तो उर्वशी को बिना किसी परेशानी के उठाए चल रहा था। उर्वशी अपनी आंखें बंद करके इसका आनंद ले रही थी, लेकिन वह सोई नहीं थी। करण अचानक रुक गया। थक गए? उर्वशी ने पूछा। करण, ऐसा नहीं लगता। कुछ हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। उर्वशी ने हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ नहीं सुनी, इसलिए वह करण को लेकर भ्रमित थी। करण के लिए सुनने में कोई संदेह नहीं था। 1 मिनट बाद अंततः उर्वशी ने हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर की आवाज़ सुनी। करण ने ऊपर देखा। उसने कई हेलीकॉप्टर देखे और उनके प्रतीक से पता चला कि वे सरकारी सेना के थे। करण, चलो खुले स्थान पर चलते हैं ताकि वे हमें देख सकें। ठीक है। करण उर्वशी को एक खुले स्थान पर ले गया और उसे नीचे उतारा। हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उर्वशी ने अपना हाथ हिलाकर चिल्लाने की कोशिश की ताकि हेलीकॉप्टर उन्हें देख सके। उर्वशी की प्रतिक्रिया देखकर उर्वशी शायद इन लोगों को जानती है, करण ने अपने मन में कहा। क्योंकि उर्वशी उन्हें जानती थी, इसलिए उसकी रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। करण आखिरकार चुपके से एक पेड़ के पीछे छिप गया। करण, हम सुरक्षित हैं। जब उसने मुड़कर देखा तो उर्वशी ने करण की आकृति नहीं देखी। उर्वशी ने चारों ओर देखा और अभी भी करण के कोई संकेत नहीं देखे, मानो वह हवा में गायब हो गया हो। करण, तुम कहाँ हो? उर्वशी ने पुकारने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हेलीकॉप्टर जिसने उर्वशी को देखा वह तुरंत नीचे आया, जबकि करण अभी भी पेड़ के पीछे देख रहा था कि कहीं कोई अप्रिय घटना तो नहीं हो रही। जब हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, करण ने एक महिला को सेना की वर्दी में नीचे आते देखा और उसके पीछे कुछ सशस्त्र सैनिक थे। करण ने इन लोगों को देखा। वे बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए थे, जबकि जिस महिला का इन लोगों द्वारा बहुत सम्मान किया जाता था वह एक कल्टीवेटर लगती थी और अर्थवीर मंडल के प्रारंभिक चरण में थी, और अनुमान था कि इस महिला की उम्र उर्वशी के लगभग बराबर थी। उसकी शर्ट पर एक ड्रैगन का प्रतीक था। करण ने सुना था कि भारत के पास एक विशेष सेना है जिसका नाम ड्रैगन है और उसका नेता एक बहुत ही खूबसूरत महिला है। यहाँ तक कि अफवाहों में उसने एक आतंकवादी संगठन को नष्ट कर दिया था जिसके हजारों सदस्य थे, लेकिन किसी ने भी उसका चेहरा या नाम नहीं जाना था, क्योंकि ड्रैगन सेना के सदस्य बहुत रहस्यमय और बहुत गुप्त होते हैं। और कहा जाता था कि यह महिला भी ड्रैगन विशेष बलों की सदस्य थी और उसकी ताकत काफ़ी मजबूत थी। उसे वास्तव में उर्वशी को देखकर महिला योद्धा खुश हुई। मिस उर्वशी, आपके दादाजी आपके गायब होने से बहुत चिंतित थे। महिला ने उर्वशी को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि वह केवल एक कंबल पहने हुए थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे, इसलिए उसने राहत की सांस ली। इसलिए महिला ने उसे अपने कपड़े दिए और उर्वशी को ढक दिया। मिस उर्वशी, क्या आपके साथ कुछ हुआ? महिला सैनिक ने पूछा। उर्वशी ने महिला को नज़रअंदाज किया और करण का पता लगाने की कोशिश करती रही। चलो मिस उर्वशी, हम घर चलते हैं, ये जगह आपके लिए ठीक नहीं है। महिला ने उर्वशी को हेलीकॉप्टर में खींचने की कोशिश की, लेकिन उर्वशी ने विरोध करने की कोशिश की। 1 मिनट रुको। करण, मुझे पता है कि तुम अभी भी यहीं आसपास हो, तो बाहर आओ, मेरे साथ चलो, इस जंगल को छोड़ दो। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। उर्वशी के पास खड़ी महिला सैनिक ने स्वीकार किया कि वह एक कल्टीवेटर थी। वह निश्चित रूप से अपने आसपास के लोगों का पता लगा सकती थी, लेकिन उसे अपने पीछे आने वाले सैनिकों के अलावा किसी और की उपस्थिति बिल्कुल महसूस नहीं हुई। मिस उर्वशी, यहाँ कोई नहीं है, चलो घर चलते हैं। शायद आपको कोई भ्रम हो रहा है। नहीं, यह कोई भ्रम नहीं है। वह कैसे भ्रम हो सकता है? उसे करण के पास होने पर एक स्नेह और आराम का एहसास हुआ जो किसी और ने या यहाँ तक कि उसके परिवार ने भी कभी नहीं दिया था। उर्वशी बचपन से ही अकेली रहती थी। उसका पूरा परिवार काम में व्यस्त रहता था। किसी के पास उसके लिए समय नहीं था, इसलिए उर्वशी को अपने परिवार से कभी प्यार या आराम का एहसास नहीं हुआ। मिस, हमें जल्दी से जंगल छोड़ना होगा, नहीं तो दादाजी बहुत नाराज होंगे। उर्वशी जानती थी कि करण उससे छिप रहा है। क्या तुम इस महिला से छिपने की कोशिश कर रहे हो? एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। उर्वशी फिर हेलीकॉप्टर की ओर गई। इससे पहले कि वह अंदर जाती, उर्वशी ने अपना सिर घुमाना नहीं भूला और फिर हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ गया और जंगल छोड़ गया। करण फिर अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। ऐसा लगता है कि उर्वशी की पृष्ठभूमि इतनी मजबूत है कि उसके दादाजी भी कुलीन सेना को आदेश दे सकते हैं। करण के बचने का कारण यह था कि अगर वह उर्वशी के साथ जुड़ता तो उसे इस सेना द्वारा संदिग्ध माना जा सकता था और भविष्य में परेशानी हो सकती थी।
करण ने देखा कि हेलीकॉप्टर और अधिक दूर होता जा रहा है जब तक कि वह दिखाई नहीं देता। घर जाने का अच्छा समय है, मैंने दादाजी की कब्र पर 2 साल से ज़्यादा समय से नहीं जाया। करण फिर उड़ गया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। करण बहुत आराम से उड़ रहा था और करण को अपने गांव पहुंचने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा। एक पुराना लकड़ी का घर आखिरकार दिखाई दिया। इस घर की सारी लकड़ी टूटी हुई लग रही थी। ये घर कभी भी ढह सकता था और किसी के रहने के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त था। ये करण का घर था और उसके दादाजी का पुराना घर था और उसके दादाजी की यादों से भरी जगह थी। करण प्रवेश द्वार की ओर चला। अंदर जाने के बाद सामान और फर्नीचर अभी भी वैसे ही दिख रहे थे जैसे करण ने ये घर छोड़ा था। हालांकि अब बहुत धूल थी और बहुत सारे मकड़ी के जाले भी थे क्योंकि बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई थी। करण अपने कमरे में गया और एक दराज खोली। दराज में करण और उसके दादाजी की एक तस्वीर थी। यह एकमात्र तस्वीर थी जो करण ने अपने दादाजी के साथ ली थी। करण के दादाजी का नाम प्रदीप था। हालांकि वह उसके असली दादाजी नहीं थे, लेकिन प्रदीप ने करण को बचपन से लेकर बड़े होने तक पाला था। करण प्रदीप को खुश करने के लिए बहुत उत्सुक था और हमेशा कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता था ताकि करण एक अच्छी नौकरी पा सके और अपने दादाजी को खुश कर सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब करण 15 साल का था, उसके दादाजी फिसल गए और एक खाई में गिर गए। करण को अकेला छोड़ गए। करण ने खुद का भरण पोषण करना शुरू कर दिया, पहाड़ पर मिलने वाली सब्जियां और फल बेचकर। क्योंकि करण के पिछवाड़े में एक जंगल था, इसलिए करण हमेशा जंगल से मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकता था। 1 साल बाद करण ने स्नातक किया और उसे छात्रवृत्ति मिली और करण शहर में पढ़ने जा सकता था। ओह, मैं भूल गया कि मैं बहुत दिनों से अनुपस्थित था और शायद मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। करण लगभग भूल गया कि वह बहुत दिनों से गायब था। हालांकि करण लगभग 1.5 साल से गायब था, लेकिन यह समय पहिया में था और वास्तविक दुनिया में केवल 1 महीना हुआ था। इतनी सारी समस्याओं को देखते हुए जिनका करण को सामना करना पड़ा, उसने उन्हें बाद में हल करने का फैसला किया। करण एक कल्टीवेटर था, इस तरह के तुच्छ मुद्दे निश्चित रूप से आसानी से हल हो सकते थे। करण फिर घर के पीछे जंगल में फूल ढूंढने गया। करण को वह फूल मिल जाने के बाद करण ने उसे तोड़ा और सजाया। करण तुरंत इस गांव के सार्वजनिक कब्रिस्तान में गया जहां प्रदीप को दफनाया गया था। जब वह वहां पहुंचा तो करण ने अपने दादाजी की कब्र खोजी। करण ने उसे प्रदीप की कब्र के पत्थर के नीचे पाया। फूलों का एक गुलदस्ता था और यह काफी ताज़ा लग रहा था। अनुमान था कि 2 या 3 दिन पहले किसी ने उनकी कब्र पर जाया था। करण काफी उलझन में था क्योंकि दादाजी के कोई दूर के रिश्तेदार नहीं थे और केवल करण ही उनका परिवार था। इसलिए करण काफी उत्सुक था कि किसने ये निबंध रखा होगा, शायद ये गलत जगह रखा गया हो। आखिरकार करण ने अपना पुष्पमाला पत्थर के नीचे रखा। करण नीचे झुका और पत्थर को पकड़ लिया। माफ करना दादाजी, मैंने बहुत दिनों से आपसे मिलने नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप वहाँ खुश होंगे और अब मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपकी पोती अब पहले जैसी नहीं रही। मैं वादा करता हूँ कि अब से एक अच्छा और खुशहाल जीवन जीऊंगा, करण ने आंसुओं में कहा। करण ने अपने दादाजी प्रदीप के साथ बिताए सभी पलों को याद किया। उनके सुख दुख एक साथ बीते। करण को पता भी नहीं चला कि दिन कब ढल गया, इसलिए करण ने विदाई ली और घर चला गया। इस घर में बिजली के कोई उपकरण नहीं थे, केवल मोमबत्तियां थीं। इसलिए करण ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक क्रिस्टल निकाला और उसे मेज पर रखा। करण ने अपने गहन क्रिस्टल की शक्ति डाली जो काफी चमकीली थी। बेशक करण सोया नहीं, उसने फिर से साधना शुरू कर दी, शायद इसलिए क्योंकि यह करण के लिए एक आदत बन गई थी। समय बीतता गया। खटखट, दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को मेरे घर कौन आ रहा है? करण फिर अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। जब दरवाजा खुला तो करण ने आलम गांव के मुखिया को दरवाजे पर खड़ा देखा। गांव के मुखिया, आप इतनी रात को मेरे घर क्या कर रहे हैं? करण ने पूछा। तुम कौन हो? तुम मल्होत्रा परिवार के घर में क्यों रहते हो? आलम नहीं जानता था कि दरवाजा खोलने वाला यह आदमी कौन है। प्रदीप का घर अब खाली था क्योंकि करण भी उस समय शहर में था, इसलिए जब उसने मल्होत्रा परिवार के घर में रोशनी देखी तो वह वहां गया और पुष्टि करने लगा कि क्या करण घर आया है। लेकिन इस समय आलम उस सुंदर युवक को नहीं पहचानता जिसने दरवाजा खोला, इसलिए उसने पूछा, करण, गांव के मुखिया, आप मेरे घर आए हैं और नहीं जानते कि मैं कौन हूं? क्या आपका सिर किसी घोड़े ने लात मारा है? तुम करण हो? तुम बहुत बदल गए हो उस करण से जिसे मैं जानता था। आलम ने ऊपर नीचे देखा और विश्वास नहीं कर सका कि यह करण टेलीविजन के अभिनेताओं से भी अधिक सुंदर था। करण, हाँ, तो आपको इतनी रात को क्या चाहिए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अंदर समझाता हूँ, कृपया। करण ने आलम को घर में आने दिया। आलम फिर एक बहुत पुरानी कुर्सी पर बैठ गया, यहाँ तक कि जब आलम कुर्सी पर बैठा तो कुर्सी से आवाज़ आई जैसे वह टूट सकती है। असल में मैं यहाँ तुम्हें कुछ देने आया हूँ। आलम ने फिर एक लिफाफा निकाला और करण को सौंप दिया। करण ने आलम से एक लिफाफा लिया और उसे खोला। लिफाफे के अंदर कागज की एक शीट थी जो बड़े करीने से मुड़ी हुई थी। करण ने पत्र की सामग्री पढ़ी। पढ़ने के बाद करण ने पूछा, ये पत्र किसके हैं? यहाँ कुछ दिन पहले कोई तुम्हारे दादाजी की तलाश कर रहा था और उसने कहा कि वह तुम्हारे दादाजी का दोस्त है।
इसलिए मैंने उसे बताया कि वह मर चुके हैं और उस बूढ़े आदमी को काफ़ी झटका लगा और फिर उसने तुम्हारे दादाजी के भोजन के बारे में पूछा, इसलिए मैं उसे दादाजी की संपत्ति पर ले गया। वहाँ उस आदमी ने मुझे अकेला छोड़ने के लिए कहा। आलम ने करण को कुछ दिन पहले हुई सारी घटना बताई। आलम कुछ घंटों बाद वह आदमी फिर आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या प्रदीप का कोई बच्चा है, तो मैंने उसे बताया कि प्रदीप की कोई संतान नहीं है, लेकिन उसका एक पोता है जो स्कूल में पढ़ता है, उसका नाम करण है। उस आदमी ने फिर मुझसे तुम्हारी एक तस्वीर मांगी। मेरे पास नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि करण हर कुछ महीनों में यहाँ आता था और शायद जल्द ही भी आ सकता है, इसलिए उस आदमी ने मुझे एक पत्र दिया और कहा कि जब तुम वापस आओ तो तुम्हें दे देना। मैं समझ गया। ये सुनकर करण समझ गया कि उसके दादाजी की कब्र पर फूलों का गुलदस्ता क्यों था। आलम पत्र की सामग्री को लेकर काफ़ी उत्सुक था और उसने पूछा, करण, पत्र में क्या है? वह आदमी चाहता है कि मैं उसके पास जाऊं और उससे निजी तौर पर बात करना चाहता है। यहाँ उस आदमी का पूरा पता लिखा है। ओह हाँ, मैं लगभग भूल गया था, वह आदमी बहुत अमीर है, वह करोड़ों रुपए की लग्जरी कार चलाता है। जब उसने लग्जरी कार का जिक्र किया तो आलम की आंखें चमक उठीं। गांव में किसी के पास लग्जरी कार होना बहुत दुर्लभ है, उसे देखना तो दूर, यहाँ तक कि आलम जो गांव का मुखिया है, उसकी वार्षिक सैलरी सिर्फ 20,000 रुपये है और यहाँ के अधिकांश लोगों की सैलरी शायद 5,000 रुपये से भी कम है, इसलिए बहुत से लोग बड़े शहरों में अपनी किस्मत आजमाने जाते हैं। करण, सच में, लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे कभी दोस्तों या रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताया। अगर तुम उत्सुक हो तो उस पते पर क्यों नहीं चले जाते, तुम अब उसी शहर में रहते हो, आलम ने कहा। करण, तुम सही कह रहे हो, शायद मैं वहां जाऊंगा और पता करूंगा कि यह आदमी कौन है। ठीक है करण, देर हो गई है और मुझे भी जाना है, अभी भी बहुत काम है जो मैंने पूरा नहीं किया है। आलम फिर अपनी कुर्सी से उठा और करण के घर से चला गया। आलम गांव के मुखिया को दरवाजे तक पहुंचाने के बाद करण वापस बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और फिर से साधना करने लगा। शुरू में करण को साधना करते हुए बहुत बोरियत होती थी, लेकिन समय के साथ करण को इसकी आदत होने लगी। हालांकि सबसे लंबा समय जो करण ने साधना किया वह सिर्फ 5 दिन था, लेकिन करण के अनुसार यह काफ़ी लंबा था। जब करण ने साधना पूरी कर ली तो वह अपने शरीर को प्रशिक्षित करता या करण द्वारा सीखी गई कुछ चालों का अभ्यास करता। करण ने यह भी सीखा कि आध्यात्मिक उपकरण कैसे बनाए जाते हैं, हालांकि करण ने प्रलयराज द्वारा दी गई पुस्तक के माध्यम से सीखा था। लेखक का नोट, आध्यात्मिक उपकरण बनाने के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है और यदि प्रक्रिया के दौरान विफल हो जाता है तो सभी सामग्री नष्ट हो जाती है और किसी के पास अग्निगुण होना चाहिए और फोर्जिंग करते समय उसका नियंत्रण बहुत अच्छा होना चाहिए। मुर्गे की बांग सुनाई दी। करण ने फिर अपनी आंखें खोली और बिस्तर से उठ गया। आज शहर लौटने से पहले करण पहले इस घर का नवीनीकरण करना चाहता था। क्योंकि इस घर में बहुत सी लकड़ियां सड़ चुकी थीं, इसलिए करण पहाड़ पर गया और कुछ पेड़ काटे। बेशक करण ने अपनी शक्ति का उपयोग किया क्योंकि करण के घर की स्थिति पहाड़ के पास और पड़ोसियों से थोड़ी दूर थी। पहाड़ पर बहुत कम लोग आते थे। करण ने अपनी तलवार से रेखाएं खींची और करण ने अपनी लकड़ी की छड़ी को अपने पीछे उड़ा लिया। घर की मरम्मत की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगा। आखिरकार जो घर पहले जर्जर दिखता था वह अब नए जैसा दिखने लगा। करण ने घर के खंभों और दीवारों पर ड्रैगन की कुछ तस्वीरें उकेरीं। जब करण ने काम खत्म किया तो दोपहर हो चुकी थी, इसलिए करण ने घर छोड़ा और शहर लौट गया। क्योंकि करण के पास एक पैसा भी नहीं था, करण ने अकेले उड़ने का फैसला किया। पैसे बचाने के साथ साथ यात्रा का समय भी बच गया। गांव से शहर जाने में जो 6 घंटे लगते थे वह सिर्फ 15 मिनट में करण शहर के दरवाजे के पास पहुंच गया। सबसे पहले करण अपने किराए के कमरे में गया और उम्मीद की कि उसका सामान मकान मालिक ने नहीं फेंका होगा। जबकि करण शहर में उड़ रहा था, उसने खुद को शहर के लोगों से छिपाने के लिए एक ढाल का उपयोग किया। जब वह अपने किराए के कमरे के आंगन में पहुंचा तो करण सीधे दरवाजे पर गया और उसे खोला, लेकिन दुर्भाग्य से वह ताला लगा हुआ था, इसलिए करण ने दरवाजा खटखटाया। एक मोटा आदमी दरवाजा खोलता है। नमस्ते दोस्त, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम इस कमरे के नए किराएदार हो? करण ने पूछा। हाँ, मैंने कुछ दिन पहले ही यह किराए पर लिया है, मोटे आदमी ने जवाब दिया। ओह, मुझे परेशान करने के लिए खेद है, फिर मैं चलता हूँ। करण समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने मकान मालिक के पास जाने का फैसला किया और पूछा कि उसका सामान कहाँ है। मकान मालिक का घर ज्यादा दूर नहीं था, करण के किराए के कमरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर था। कुछ मिनट चलने के बाद करण मकान मालिक के घर के अंत में पहुंचा। करण ने घर का दरवाजा खटखटाया। 1 मिनट रुको, अंदर से एक आवाज़ आई। कुछ देर बाद एक 40 वर्षीय महिला ने दरवाजा खोला। यह महिला बहुत खुले कपड़े पहने हुए थी और उसने बहुत गाढ़ा मेकअप किया हुआ था। दरवाजा खोलने वाली मकान मालिक एक सुंदर आदमी को अपने घर के सामने खड़ा देखकर हैरान रह गई। इस आदमी को देखकर मकान मालिक की वासना जाग उठी। यह मकान मालिक अक्सर हर दिन अलग अलग आदमियों के साथ सोती थी, यहाँ तक कि कुछ युवा लड़के जो किराया नहीं दे पाते थे उन्हें रात के समय उसकी सेवा करने के लिए मजबूर किया जाता था। 30 की उम्र में औरत शेरनी होती है और 40 की उम्र में बाघिन।
और इस समय सुंदर करण को देखना ऐसा था जैसे कोई स्वादिष्ट निवाला बाघ इनके मुंह में आ गया हो। करण ने भूखी मकान मालिक की आंखें देखीं, जो भोजन के लिए तरस रही थी। करण को चिंता होने लगी। करण सिर्फ अपना पुराना सामान वापस लेना चाहता था। नमस्ते मेरी मकान मालिक, मैं करण हूँ, कमरा 8 में एक किराएदार हूँ। यहाँ आने से पहले मैं अपना नया सामान लेना चाहता हूँ, क्या मेरा सामान अभी भी उपलब्ध है? करण ने विनम्रता से पूछा। लेकिन मकान मालिक ने करण की बात बिल्कुल नहीं सुनी। उसके विचार केवल इस सुंदर आदमी के साथ संबंध बनाने के थे। क्षमा करें, मुझे समझ नहीं आया। करण ने अपनी बात दोहराई। मैं 8वें कमरे में किराएदार था। यहाँ आने से पहले मैं अपना सामान लेना चाहता था। क्या मेरा सामान अभी भी बचा है? ओह बिल्कुल है, कृपया अंदर आइए। मकान मालिक ने करण को अंदर आमंत्रित किया। उद्धरण चिन्ह। इस मकान मालिक का नाम सबा था और सबा करण को बैठक कक्ष में ले गई और करण को बैठने के लिए कहा। फिर सबा करण का सामान लेने के लिए दूसरी मंजिल पर गई। बहुत देर हो गई। करण को उम्मीद नहीं थी कि सबा को ऊपर से करण का सामान लाने में बहुत समय लगेगा। आखिरकार ऊपर से कदमों की आवाज़ आई। करण ने देखा कि सबा करण का बैग पकड़े हुए थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि बूढ़ी औरत सबा एक पारदर्शी नाइट गाउन पहने हुए थी और सेक्सी अंडरवियर पहने हुए थी। जाहिर है कि यह वेश्या करण को लुभाना चाहती थी। जिस चीज से करण डरता था, आखिरकार वही हुआ। यह महिला निश्चित रूप से करण के साथ कुछ अजीब करना चाहती थी। सबा करण के पास आए और करण के बगल में बैठ गई। बूढ़ी औरत सबा ने फिर करण को वह थैला सौंप दिया। ये तुम्हारा सामान है। करण ने तुरंत बैग लिया और देखा कि उसके अंदर क्या था, और सब कुछ वास्तव में करण का था। जब करण बैग की जांच कर रहा था, सबा की उंगलियां करण की जांघ को छू गईं और बेईमानी से उसे छेड़ा। सुंदर आदमी, आज रात मेरे साथ कैसा रहेगा? जिस बात से करण डरता था, आखिरकार वही हुई। ये वेश्या वास्तव में उसके साथ कुछ करना चाहती थी। करण ने तुरंत सबा का हाथ अपने से दूर कर दिया और उससे दूर हो गया। मकान मालिक, कृपया अपनी हरकतें संभालें। चलो देखो, मेरा शरीर अभी भी काफी अच्छा है, क्या तुम नहीं चाहते? सबा ने अश्लील शब्द कहना जारी रखा। करण इससे नाराज हो गया और करण तुरंत खड़ा हो गया और सीधे बाहर निकलने की ओर चला गया। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बंद था। करण ने माथा सिकोड़ा। हाँ, सुंदर आदमी, तुम आज रात मुझसे नहीं बच पाओगे। बूढ़ी औरत सबा हंसी। एक लकड़ी का दरवाजा करण जैसे व्यक्ति को कैसे रोक सकता था? करण ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। करण को दरवाजा खोलते देख सबा घबरा गई और तुरंत करण के पीछे भागी। लेकिन जब सबा दरवाजे पर पहुंची तो उसे करण की आकृति कहीं नहीं दिखी। धिक्कार है, सुंदर आदमी मुझसे बच निकला। अगर मैं उसे फिर से मिलूंगी तो उसे जाने नहीं दूंगी। करण एक छोटी गली में घुस गया था। करण को अजीब लगा कि मकान मालिक ने उसे नहीं देखा होगा, लेकिन अब उसकी प्रतिक्रिया इतनी ज्यादा नहीं थी। करण फिर पैसे निकालने वाली मशीन पर गया ताकि उसके बचत खाते में बचे पैसे देख सके। जब करण ने जांच की तो 3 अंकों की संख्या स्क्रीन पर दिखाई दी। सिर्फ $150 बचे हैं। थोड़े से पैसे में करण की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती थीं। इसके अलावा करण को नए कपड़ों की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पुराने कपड़े अब इस समय पहनने लायक नहीं थे। करण ने पहले कपड़े खरीदने का फैसला किया। सौभाग्य से यहाँ पास में एक काफ़ी बड़ा कपड़ों का स्टोर था जो काफ़ी सस्ता था। जब करण अंदर गया तो कपड़ों की दुकान में कर्मचारी लड़की ने करण का स्वागत किया। जब महिला ने करण को देखा तो वह स्तब्ध रह गई। आह, सुंदर आदमी! महिला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी निगाहें एक ऐसी महिला की तरह शर्मीली थीं जो प्यार में है। करण, मैं अपने आकार के अनुरूप कपड़े खरीदना चाहता हूँ। लेकिन कर्मचारी लड़की ने नहीं सुनी और अभी भी करण के चेहरे को देखती रही। करण ने आखिरकार खांसा। करण की खांसी ने लड़की को जगा दिया। आह, आपने अभी क्या कहा? मैंने कहा कि मैं अपने आकार के लिए एक सूट खरीदना चाहता हूँ, करण ने कहा। लड़की ने फिर करण के शरीर को देखा और करण के पहने हुए कपड़ों को देखा, जो काफी घिसे पिटे थे। यहाँ आओ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं जो तुम्हें शोभा देंगे। करण की अनुमति की प्रतीक्षा किए बिना कर्मचारी लड़की ने करण को कपड़ों की रैक की ओर खींच लिया। करण के मन में कर्मचारी लड़की को शायद लगा कि वह बहुत अमीर नहीं है और शायद वह उसकी देखभाल कर सकती है, एक सफ़ेद चेहरा बनकर। अगर करण को पता होता कि इस कर्मचारी लड़की के मन में क्या है, तो शायद करण परेशान हो जाता। कर्मचारी लड़की ने कुछ कपड़े और पतलून चुने और करण को सौंप दिए। सुंदर आदमी, जल्दी करो, उन्हें आजमाओ। करण फिर ड्रेसिंग रूम में गया। जब करण ने अपनी ऊपरी शर्ट खोली, कर्मचारी लड़की ने अचानक थोड़ा खोला। कैसे फिट है? इससे पहले कि कर्मचारी लड़की अपनी बात खत्म करती, वह रुक गई। वाह, परफेक्ट एब्डोमिनल मसल्स! करण के नंगे सीने को देखकर लड़की और उत्साहित हो गई। अरे किन, तुम हमारे ग्राहकों के साथ क्या कर रही हो? कर्मचारी लड़की के पीछे एक महिला की आवाज़ आई। आह, मेरी बहन यूना। मैं किन नाम की लड़की जवाब देने की कोशिश करते हुए घबरा गई। वह कैसे बता सकती थी कि वह ग्राहकों को देख रही थी?
इसलिए यूना नाम की महिला किन लड़की के बगल में आए और जब उसने ड्रेसिंग रूम में खड़े सुंदर आदमी को देखा तो यूना की दिल की धड़कन तेज हो गई। यूना ने अपने जीवन में इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था और यहाँ तक कि करण के सामने उसके आदर्श अभिनेता भी बेकार थे। यूना नाम की महिला ने किन लड़की को छोड़ दिया और तुरंत करण का हाथ पकड़ लिया। सुंदर आदमी, क्या तुम मेरी प्रेमिका बनना चाहोगे? यूना ने तुरंत अपनी भावनाएं व्यक्त की। ये सुनकर किन लड़की नाराज हो गई। बहन यूना, क्या तुम्हारा पहले से ही एक प्रेमी नहीं है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यूना, मैं तुरंत उसके साथ संबंध तोड़ दूंगी, यूना ने बिना मुंह मोड़े जवाब दिया। किन लड़की ने यह बात नहीं मानी और यूना और करण को अलग करने की कोशिश की। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? यूना ने गुस्से से कहा, मुझे पहले मिला इसलिए वह मेरा है। किन ने विरोध करने की कोशिश की। हाँ किन, देखो तुम मेरी छाती से मुकाबला करना चाहती हो, तुम अभी भी काफ़ी छोटी हो। जबकि किन का अपमान करते हुए यूना ने अपने दो बड़े पहाड़ दिखाए। किन लड़की हार कैसे मान सकती थी? मैं अभी भी बढ़ सकती हूँ, लेकिन देखो तुम्हारे चेहरे पर जल्द ही झुर्रियाँ आ जाएंगी। यूना इससे खुश नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे पर ताने फेंकना जारी रखा जबकि करण ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। इन दोनों के झगड़े ने कुछ ग्राहकों और दुकान के कर्मचारियों को खींच लिया। जब महिलाओं ने करण का चेहरा देखा तो वे तुरंत उसके प्यार में पड़ गईं और तुरंत करण की ओर दौड़ीं। करण ने कुछ महिलाओं को अपनी ओर भागते देखा, उसका मन बेचैन हो गया। करण ने विभिन्न उम्र की महिलाओं को करण के पास जमा होते देखा। सुंदर आदमी, मेरी प्रेमिका बन जाओ। सुंदर आदमी, मुझसे शादी कर लो। सुंदर आदमी, क्या तुम मेरे छोटे प्रेमी बनोगे? मैं तुम्हें हर महीने 10 पाउंड शरीर का वजन दूंगी। इस औरत की बात मत सुनो, अगर तुम मेरे आदमी बनना चाहते हो तो तुम मेरे शरीर पर जो चाहो कर सकते हो। इस तरह के शब्द महिलाओं की भीड़ से निकले। करण काफी उलझन में था क्योंकि उसने अपने जीवन में ऐसी स्थिति का कभी सामना नहीं किया था। करण तुरंत इस जगह को छोड़ना चाहता था, लेकिन उसका भागने का रास्ता महिलाओं की भीड़ से अवरुद्ध हो गया था। करण ने आखिरकार भीड़ के ऊपर से छलांग लगा दी और तुरंत दुकान से बाहर निकलने की ओर चल दिया। वह भाग गया है। उसके पीछे भागो जब तक वह नहीं बच जाता। मेरे पीछे आओ, मैं उसे चाहती हूँ। महिलाओं की भीड़ सहमत हो गई और तुरंत करण के पीछे भागी। आज करण के लिए वास्तव में एक अजीब दिन था। महिलाएं ऐसी कैसे हो सकती हैं? क्या उनमें कोई बुरी आत्मा घर कर गई है या कुछ और? करण आखिरकार एक चौराहे पर रुक गया, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद भीड़ के कदमों की आवाज़ आई और जब करण ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि महिलाओं की भीड़ अभी भी उसका पीछा कर रही है। इसलिए करण फिर से भाग गया। करण एक पुरानी प्रकार की चीनी कपड़ों की दुकान में घुस गया, एक कोने में छिप गया और उसने एक बाधा का उपयोग किया ताकि वह न मिल सके। ये पता चला कि इन महिलाओं ने हार नहीं मानी। उनमें से कुछ करण को खोजने के लिए हर दुकान और गली में घुस गईं। सभी कोनों में खोजबीन करने के बाद और करण को न मिलने पर कुछ महिलाएं अंततः चली गईं। करण ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और महिलाएं जा चुकी थीं। करण आखिरकार उस जगह से बाहर आया जहां वह छिपा था। करण को कोई अंदाजा नहीं था कि सुंदर होना इतनी मुश्किल पैदा कर सकता है। करण के बदलाव का सबसे बड़ा कारण शायद ये था कि उसने किंग्स हॉट तकनीक सीख ली थी। करण आज वाकई कपड़े खरीदने में असफल रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हर कदम पर मुश्किलें आएंगी। भले ही करण को चंद्र ऊर्जा की ज़रूरत है, इसका मतलब यह नहीं कि करण हर उस महिला के साथ संबंध बनाएगा जो उसे पसंद है। किंग्स हॉट तकनीक को युगल साधना तकनीक भी कहा जा सकता है। एक महिला जिसने करण के साथ युगल साधना की है, उसे भी काफ़ी असाधारण लाभ मिलेंगे। किंग्स हॉट पुस्तक में ये भी लिखा है कि दोनों पक्ष न केवल अपनी कल्टिवेशन बेस बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं भी बहुत सुंदर और कोमल हो सकती हैं यदि वे करण के साथ युगल साधना करती हैं। अगर यह महिलाओं को पता चल जाता तो और अधिक महिलाएं करण का पीछा करती। हर महिला एक विकल्प बनना चाहेगी और यहाँ तक कि देवताओं के क्षेत्र की एक देवी भी इसका अपवाद नहीं थी, तो धरती की एक सामान्य महिला तो एक अप्रतिरोध्य प्रलोभन थी। मैं पाठकों को किंग्स हॉट तकनीक समझाना भूल गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी व्याख्या को समझ पाएंगे। करण ने पहले ही अपना चेहरा छिपाने का फैसला कर लिया था, इसलिए बाद में करण एक त्वचा मुखौटा बनाएगा ताकि अपना चेहरा पहले जैसा बदल सके जैसा कि करण ने कल्टिवेशन का रास्ता शुरू करने से पहले था। लेकिन पहले करण कुछ और करना चाहता था। जब उसने इस दुकान के चारों ओर देखा और पुराने प्रकार के कपड़े देखे जो वर्तमान युग में युवा लोगों द्वारा शायद ही देखे जाते थे, लेकिन ये करण की शक्ल छिपाने के लिए वास्तव में उपयुक्त था। करण ने अपने कपड़े और कुछ अन्य वस्तुएं ली और ड्रेसिंग रूम में चला गया। जब करण बाहर आया तो उसने एक काली शर्ट, काले गोल धूप का चश्मा पहना हुआ था और करण ने एक टेढ़ी टोपी पहनी हुई थी। करण के बाल जो पहले लंबे थे अब छोटे कर दिए गए थे। करण ने अपने बाल केवल एक चाकू से काटे थे। करण के कौशल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। करण की शक्ल अभी बहुत अजीब थी। करण फिर कैशियर के पास गया और इन वस्तुओं का भुगतान करना चाहता था। चाचा, इन वस्तुओं का कितना मूल्य है? चाचा ने करण के पहने हुए कपड़े देखे और अतिरिक्त वस्तुएं भी। कुल मिलाकर आपके द्वारा पहनी गई सभी वस्तुओं का मूल्य $50 है। करण ने फिर चाचा को $50 दिए। ये रहा पैसा। फिर करण ने दुकान छोड़ दी।
सड़क पर कुछ लोगों ने करण को देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। लगता है ये काम कर गया, करण ने चुपचाप कहा। करण के सामने दो आदमी थे जो किसी बात पर बात कर रहे थे, जिसने करण का ध्यान खींचा। अरे, क्या तुम पुरावशेष मेले में जाना चाहते हो या नहीं? हो, इसमें अच्छा क्या है, ऐसी चीज़ें तो सिर्फ बूढ़े लोग पसंद करते हैं। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि वहाँ सिर्फ बूढ़े लोग ही होते हैं? मैंने सुना है कि अमीर परिवारों की कई खूबसूरत लड़कियां भी वहाँ अपने माता पिता या दादा दादी के साथ आती हैं। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? चलो वहाँ चलते हैं। पुरावशेष मेला संयोगवश हुआ, मैं वहाँ अपनी कुछ वस्तुएं बेच सकता हूँ। करण फिर पुरावशेष मेले का स्थान खोजने के लिए उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगा। कुछ मिनटों तक पीछा करने के बाद करण ने विभिन्न पुरावशेष बेचने वाली कई दुकानें देखीं। यहाँ तक कि कुछ दुकानें बहुत ऊंची कीमतों पर आध्यात्मिक वस्तुओं की पेशकश करने की कोशिश कर रही थीं। करण भी यहाँ एक वस्तु बेचने आया था। ये वस्तु एक कंगन है जो शरीर में जहर को बेअसर करता है, सभी रक्त परिसंचरण को तेज करता है और किसी के उपचार को तेज कर सकता है। ये कंगन करण ने तब बनाया था जब वह साधना से ऊब गया था। हालांकि इसे दूसरे स्तर के आध्यात्मिक उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था, लेकिन कीमत बहुत कम नहीं होनी चाहिए थी। करण ने इसका नाम जिलाओ कंगन रखा था। इसलिए करण ने आधार के लिए कपड़े के एक टुकड़े के साथ एक काफ़ी सरल स्टॉल लगाया। आओ एक जिलाओ कंगन खरीदें जो आपके शरीर में विषाक्त पदार्थों को बेअसर कर सकता है, आपके सभी रक्त परिसंचरण को तेज कर सकता है और यहाँ तक कि क्षतिग्रस्त अंगों के पुनर्जनन को भी तेज कर सकता है। करण अपना कंगन बेचने की कोशिश कर रहा था। इस कंगन की कीमत कितनी है? एक 40 वर्षीय व्यक्ति ने कीमत पूछने की कोशिश की। ये चाचा बहुत सस्ता है, इसकी कीमत केवल $1,00,000 है, करण ने उत्तर दिया। क्या तुम्हारा सिर कंगन की दीवार से टकराया है? ऐसे कंगन की कीमत $1,00,000, चाचा ने करण का अपमान करते हुए कहा। ये चाचा काफ़ी सस्ता है, मैंने तुम्हें 90% तक की छूट दी है और उसके आकार को मत देखो, इसका प्रभाव असाधारण है। स्वास्थ्य की कीमत बहुत महंगी है, ये बहुत सस्ता है, अगर तुम इसे नहीं खरीदोगे तो तुम्हें जीवन भर पछतावा होगा। करण ने इस खरीदार को मनाने की कोशिश की। होह, क्या तुमने कहा कि इस कंगन की कीमत 1 मिलियन है? अगर तुम इस बूढ़े आदमी को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो तो तुम्हें और होशियार होना होगा। चाचा अंततः करण को अप्रिय शब्दों के साथ कोसते हुए चले गए। यहाँ के लोगों को समझाना काफ़ी मुश्किल है। अगर यह कल्टीवेटरों की दुनिया में होता तो निश्चित रूप से इस वस्तु की कीमत बहुत महंगी होती, लेकिन दुर्भाग्य से यह धरती पर है और केवल कुछ ही लोग जादू और जादुई वस्तुओं के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। करण जिलाओ कंगन की पेशकश करने की कोशिश करता रहा। हर बार जब कोई इसे खरीदना चाहता था और करण उन्हें कीमत बताता था तो वे तुरंत करण का अपमान करते थे। यह एक कंगन बनाना आसान नहीं था, यहाँ तक कि करण कई बार विफल भी हुआ, जिसके कारण करण को कुछ सामग्री और जादुई जानवरों के कोर खोने पड़े। लगभग 2 घंटे हो गए थे लेकिन कोई भी इस कंगन को खरीदना नहीं चाहता था। ये देखकर कि इसे यहाँ बेचना असंभव है, करण ने अपना सामान पैक करने और इस जगह को खाली हाथ छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जब करण सामान पैक कर रहा था तो किसी ने उससे बात की। क्या तुम अभी भी यह कंगन बेच रहे हो? करण ने सिर उठाया और एक खूबसूरत महिला को देखा जिसके लंबे सीधे बाल और एक बहुत अच्छी तरह से विकसित शरीर था। महिला ने एक 1 पीस गाउन पहना हुआ था और उसके हाथ में एक ब्रांडेड बैग था। इस महिला की सुंदरता लगभग उर्वशी के बराबर थी जिसे करण ने देखा था। हालांकि यह महिला पहाड़ की 2 चोटियों के शिखर पर थोड़ी पीछे थी, लेकिन यह अभी भी काफ़ी बड़ी थी यदि कोई अपना चेहरा पहाड़ की 2 दरारों में छिपाना चाहता था। करण, ओह बिल्कुल, मैं अभी भी इसे बेच रहा हूँ। क्या तुम सच में इसमें रुचि रखती हो? हाँ, मुझे इस कंगन में रुचि है। तो इसकी कीमत क्या है? खूबसूरत महिला ने पूछा। कीमत $1,00,000 है, करण ने जिलाओ कंगन की उपयोगिता के बारे में बताना शुरू किया। क्या ये वास्तव में वैसा ही काम करता है जैसा आपने पहले कहा था? खूबसूरत महिला करण की व्याख्या पर थोड़ा संदेह कर रही थी। बेशक, अगर मैं झूठ बोलूं तो मैं 1000 बार बिजली गिरने के लिए तैयार हूं, करण ने इस खूबसूरत महिला को समझाने के लिए शपथ ली। ठीक है, मैं ये कंगन ले लूंगी। यह महिला वास्तव में अभी भी संदेह में थी, लेकिन किसी तरह उसका अंतर्ज्ञान कुछ और कह रहा था। महिलाओं का अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है, इसलिए इस खूबसूरत महिला ने अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना पसंद किया। इस दौरान मेरी दादी को ठीक करने का अवसर मिला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस खूबसूरत महिला की दादी कई वर्षों से बीमार थीं और डॉक्टरों का कहना था कि उनकी दादी का लीवर क्षतिग्रस्त हो गया है। उनकी दादी की शारीरिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ये जानना आवश्यक है कि लीवर शरीर में सभी विषाक्त पदार्थों को बेअसर करने का कार्य करता है और यदि यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो विषाक्त पदार्थ शरीर में जमा हो जाते हैं और वह व्यक्ति मर सकता है। बेशक, यह जिलाओ कंगन इस खूबसूरत महिला की दादी के दिल को ठीक कर सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है और इसमें कुछ समय लगता है। खूबसूरत महिला ने अपने बैग से $100 निकाले और जिलाओ कंगन का भुगतान करने का इरादा किया।
करण ने भी कंगन लिया और उसे खूबसूरत महिला को सौंपना चाहता था। जब हस्तांतरण होने वाला था, अचानक एक हाथ ने करण और खूबसूरत महिला के बीच आकर रोक दिया। नीले सूट में एक युवक करण के बगल में खड़ा था। काव्या, तुम इस व्यक्ति पर कैसे भरोसा कर सकती हो? इस युवक ने इस खूबसूरत महिला को करण का कंगन खरीदने से रोक दिया। ये तुम्हारा काम नहीं है और मुझे उस घृणित नाम से मत बुलाओ। तुम्हारा और मेरा किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। खूबसूरत महिला नीले सूट में युवक पर गुस्सा हो गई। काव्या, ये तुम्हारे अपने भले के लिए है। मैं तुम्हें इस तरह के किसी व्यक्ति द्वारा धोखा खाने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ? नीली आंखों वाले युवक ने करण को उकसाने वाली नज़र से देखा। श्री अंकित, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। फिर से ऐसा मत करो। तुम वह नहीं हो जो मैं हूँ। ये तुम्हारा काम भी नहीं है। तुम हमेशा मेरे सभी कामों में दखल क्यों देने की कोशिश करते हो? मैं तुम्हें इसलिए डांटती नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का चेहरा देखती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा करते रहे तो मुझे दोष मत देना। काव्या नाम की महिला ने नीले सूट में युवक को ठंडी नज़र से देखते हुए कहा। नीले सूट में युवक का नाम अंकित निकला। ठीक है, मैं समझ गया काव्या, लेकिन तुम यह नकली वस्तु क्यों खरीदना चाहती हो? तुम एक चतुर व्यापारिक रानी हो, लेकिन आज तुम इतनी बेवकूफ़ हो कि इस ठग के झांसे में आ गई। अंकित ने पूछा। तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। काव्या की नज़र और ठंडी होती जा रही थी और काव्या गुस्सा हो रही थी। धिक्कार है, मैंने गलत कहा, अंकित ने अपने मन में कहा। अंकित काव्या के प्रेमियों में से एक है। उसके पिता मेहता समूह के उपाध्यक्ष हैं जो काव्या के विश्वासपात्र भी हैं। अंकित ने इस महीने काव्या को खुश करने के लिए विभिन्न तरीके आजमाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस महिला ने उसे अभी भी तनिक भी नहीं देखा है। बस देखो काव्या, अगर मेरे पिता की योजना काम कर गई तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम मेरे पैरों के नीचे रेंगोगी, अंकित ने अपने मन में कहा। अंकित, क्षमा करें काव्या, मैंने गलती की, कृपया नाराज न हो। करण ने इन दोनों की बातचीत सुनी और समझ गया कि यह महिला कौन है। काव्या मेहता समूह की मालिक है, जिसके कई क्षेत्रों में काम करने वाली कई कंपनियां हैं। यहाँ तक कि करण भी अक्सर मेहता समूह की वस्तुओं का उपयोग करता था, इसलिए करण ये भी जानता था कि मेहता समूह कितना शक्तिशाली है। और मेहता समूह का शेयर बाजार सैकड़ों अरबों डॉलर तक पहुंच गया था। अगर करण को पहले पता होता तो वह निश्चित रूप से इस कंगन की कीमत कई गुना बढ़ा देता। काव्या के लिए $1,00,000 उसके लिए $100 के समान था, लेकिन काव्या ने उससे नज़रें हटा लीं और उसे नज़रअंदाज कर दिया। अंकित बहुत गुस्सा था, लेकिन अंकित अपना गुस्सा काव्या पर नहीं निकाल सकता था क्योंकि आखिरकार काव्या अभी भी उसके पिता की मालिक थी। अगर अंकित काव्या के करियर और उसके पिता की गुप्त योजना के साथ कुछ अजीब करता तो निश्चित रूप से बर्बाद हो जाता। इसलिए अंकित अपना गुस्सा करण पर निकाल सकता था। उसने जमीन पर बैठे करण का कॉलर पकड़ लिया। तुम ठग हो, तुम्हें पता है तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये वह महिला है जिसे ये युवक पसंद करता है और देखो, तुम्हारी वजह से काव्या मुझ पर गुस्सा है। अगर तुमने कहा कि तुम ठग हो तो मैं तुम्हें इस शहर में रहने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मना किया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस शहर में वापस नहीं आ पाओगे। अंकित करण से इतनी धीमी आवाज़ में बात करता है कि केवल करण ही उसे सुन सके। हो, तुम किसे ठग कह रहे हो? मेरे द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं वास्तव में असली हैं, करण ने कहा। अंकित, हा, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने नहीं सुना कि तुम पहले क्या प्रचार कर रहे थे? ऐसी वस्तुएं इस दुनिया में कैसे हो सकती हैं? जिन वस्तुओं के बारे में तुमने पहले कहा था वे केवल फिल्मों में होती हैं। ठीक है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम विश्वास करना चाहते हो या नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करण ने कहा। तो तुमने मेरे आदेशों को अस्वीकार कर दिया? अच्छा, अंकित ने फिर अपनी मुट्ठी उठाए और करण के चेहरे पर मारने के लिए तैयार हो गया। काव्या जो अंकित के पीछे खड़ी थी, उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। करण ने बचने की कोशिश भी नहीं की और पहले की तरह बैठा रहा। बैंग! एक आवाज़ गूंजी और काव्या को लगा कि करण को चोट लगी होगी, लेकिन काव्या ने देखा कि अंकित अपने उस हाथ को पकड़े हुए था जिससे उसने करण को मारा था और वह दर्द से कराह रहा था। धिक्कार है, तुम्हारी त्वचा वाकई बहुत सख्त है, अंकित ने विरोध किया। निश्चित रूप से करण का शारीरिक शरीर इतना मजबूत था कि शायद अंकित उसे चोट पहुंचा सकता था। करण के लिए अंकित का मुक्का किसी के करण को छूने जैसा था। ये पता चला कि अंकित ने हार नहीं मानी। उसने करण को लात मारने के लिए अपने सख्त जूतों का इस्तेमाल किया। इस बार करण खड़ा हुआ और तुरंत अंकित के सूट का कॉलर पकड़ा और उसे बहुत आसानी से हवा में उठा लिया। अंकित को नहीं लगा था कि करण वाकई बहुत लंबा है। अंकित सिर्फ 168 सेंटीमीटर का था, जबकि करण 182 सेंटीमीटर का था। क्योंकि करण बैठा हुआ था, इसलिए अंकित ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। करण, लगता है तुम्हें अभी भी खून नहीं बहा है। पह पह एक थप्पड़ की आवाज़ कई लोगों के कानों में बहुत स्पष्ट रूप से सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। पह पह एक और थप्पड़ की आवाज़ आई। तुम अभी भी बहादुर हो। तुम्हें पता है मैं इस शहर के सबसे बड़े गिरोह के भाई का भाई हूँ। अगर मैंने उसे बताया तो तुम्हें जरूर मार दिया जाएगा। पह पह एक और थप्पड़ की आवाज़ आई, लेकिन अंकित ने हार नहीं मानी और करण को कोसता रहा। पह 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 थप्पड़ की आवाज़ लगातार आ रही थी। मुझे माफ़ कर दो,
मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दो। अंकित अब अपने गालों को जलता हुआ महसूस कर रहा था और उसका चेहरा लगभग सुअर के पिछवाड़े जैसा हो गया था। अच्छा, अगर तुमने फिर से मुझे उकसाने की हिम्मत की तो अगली बार तुम्हारा चेहरा नहीं बल्कि मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। करण ने अंकित को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी। करण ने फिर उसे कुछ मीटर दूर फेंक दिया। अंकित ने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चला गया। बस देखो, मैं भाई भेड़िया को ढूंढूंगा और उसे इस दुनिया से तुम्हें खत्म करने के लिए कहूंगा, अंकित ने केवल अपने मन में कहा क्योंकि उसे डर था कि करण उसे फिर से मारेगा। करण ने अपना सिर घुमाया और काव्या को देखा, वह उसे देख रही थी। करण, ओह हाँ मिस मेहता, मुझे खेद है कि मैंने अभी अभी आपके दोस्त को मारा। काव्या, वह अब मेरा दोस्त नहीं है। मैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपने उसे भगा दिया। वह मुझे बहुत परेशान करता है। अगर आपको वह पसंद नहीं है तो आप उसे सीधे क्यों नहीं भगा देती? करण ने पूछा। काव्या, उसके पिता मेरी कंपनी के उपाध्यक्ष हैं। वास्तव में मैं उसके पिता और बेटे को निकालना चाहती थी, लेकिन अंकित के पिता के शेयरधारकों से कई संबंध निकले, इसलिए उन्हें निकालना मुश्किल है। ओह, मैं समझ गया। तो हमारे व्यवसाय के बारे में क्या आप अभी भी इसे खरीदना चाहती हैं? करण ने पूछा। काव्या, बिल्कुल। काव्या ने फिर करण को $100 का एक ढेर सौंप दिया। पैसे प्राप्त करने के बाद और असली पैसे की पुष्टि करने के बाद करण ने काव्या को कंगन दे दिया। करण, व्यवसाय करने के लिए धन्यवाद। यही, अगर मुझे पहले जाना है तो मुझे कुछ काम करना है। काव्या फिर चली गई, लेकिन कुछ कदमों के बाद उसने कहा, ओह हाँ, मुझे अभी तक नहीं पता कि मुझे पता हो सकता है। मेरा नाम करण है। करण ने काव्या से अपना असली नाम नहीं छिपाया। करण, मुझे याद रहेगा, मेरा नाम काव्या है। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो मेरे पास आने में संकोच न करें। फिर काव्या चली गई और भीड़ में गायब हो गई। करण को काव्या के विचार समझ नहीं आए। उसके अनुसार इस महिला का दिमाग जटिल था। वह किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे वादा कर सकती थी जिससे वह अभी अभी मिली थी? करण ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और जाने की तैयारी करने लगा। टैटू वाले और पाइप तथा लकड़ी लिए हुए लोगों का एक समूह करण के पास आया। कुल 6 लोग थे, जिनमें से एक सबसे आगे की कतार में था। बालों का रंग पेंट में था, सुनहरे रंग के साथ। बड़े भाई, ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है, युवक ने सबसे आगे वाले व्यक्ति से कहा, और यह शायद उनका मालिक था। करण, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बेशक हम यहाँ तुम्हें मारने आए हैं ताकि तुम्हारा पूरा चेहरा पहचाना न जा सके, गुंडों के नेता ने कहा। करण, लेकिन मैं तुम लोगों को नहीं जानता और न ही मेरा तुम लोगों से कभी कोई विवाद हुआ है। करण को याद नहीं है कि उसका पहले भूमिगत दुनिया के लोगों से कोई लेना देना था। हा, क्या तुम सच में भूल गए कि तुमने अभी अभी हमारे मालिक के भाई को मारा है और तुम अभी भी पूछ रहे हो कि समस्या क्या है? क्या यह मजाक नहीं है? गोरे बालों वाले आदमी ने कहा। यह अंकित निकला। बस देखो, अगर मैं तुम्हें फिर से देखूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूं। करण ने पहले दया दिखाई थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि अंकित अभी भी उसके साथ समस्या खोजना चाहता है। करण वास्तव में भौंकने वाले कुत्तों से निपटने में आलसी था, इसलिए करण ने अपनी भंडारण अंगूठी से एक जादू कागज निकाला और उसे गोरे बालों वाले आदमी के पीछे के 5 लोगों की ओर फेंक दिया। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी उसे मारो, गोरे बालों वाले आदमी ने अपने पीछे के अधीनस्थों को आदेश दिया। ठीक है मालिक। इन दोस्तों ने तुरंत धातु के पाइप और लकड़ी के बेसबॉल बैट उठाए और आगे बढ़े। पुरावशेष प्रदर्शनी में मौजूद लोगों की भीड़ जमा होने लगी और देखने लगी कि क्या होने वाला है। कुछ लोगों को करण के दुर्भाग्य पर पहले से ही दया आ रही थी। इस शहर के लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि ये गुंडे कौन हैं। वे लाल भेड़िया नामक भूमिगत गिरोह के सदस्य हैं, जो इस शहर के 3 सबसे बड़े भूमिगत गिरोहों में से एक है। आह, दर्द की एक चीख सुनाई दी, लेकिन ये करण की नहीं बल्कि गोरे बालों वाले आदमी की थी। गोरे बालों वाले आदमी को उसी के अपने आदमियों ने पीटा। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आह, मेरा चेहरा, लकड़ी का बेसबॉल। ये देखकर दर्शकों के जबड़े जमीन पर गिर गए और उनका दिमाग ये प्रक्रिया नहीं कर पा रहा था कि अब क्या हो रहा है, क्योंकि जो गुंडा करण को मारने वाला था उसने उस व्यक्ति को मारा जिसने उन्हें आदेश दिया था। करण ये देखकर बहुत खुश हुआ। वास्तव में करण ने जो जादू कागज फेंका था वह एक भ्रम पैदा कर सकता था, और करण जो भ्रम पैदा करना चाहता था वह ये था कि गोरे बालों वाला आदमी करण बन जाए। इसलिए 5 गुंडों ने गोरे बालों वाले आदमी को करण के रूप में देखा। क्योंकि भ्रम जादू कागज का प्रभाव केवल एक पल के लिए था, करण ने तुरंत अपना सामान पैक किया और अपने आसपास के लोगों द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाते हुए ये जगह छोड़ दी। इसे महसूस करो भाई। बैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उकसाने की? इसे महसूस करो, गुंडों की भीड़ में वे करण को पीट रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते कि वे अपने उच्च अधिकारियों को पीट रहे हैं। गोरे बालों वाला आदमी दर्द से चीखता रहा। उसका पूरा चेहरा कई गांठों और खून से भरा था, यहाँ तक कि गोरे बालों वाले आदमी को पहचानना मुश्किल हो गया था। आखिरकार 5 मिनट के बाद जादू कागज का प्रभाव गायब हो गया। आह मालिक, तुम यहाँ कैसे हो? वह व्यक्ति कहाँ है? उन लोगों में से एक ने पूछा जिन्होंने गोरे बालों वाले आदमी को मारा था।
गोरे बालों वाला आदमी जमीन से खड़े होने की कोशिश कर रहा था। पह 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 5 जोरदार थप्पड़ गुंडों के चेहरों पर लगे। क्या तुम अंधे हो? तुमने अभी अभी मुझे मारा है, क्या तुम जीवन भर उब गए हो? गोरे बालों वाला आदमी गुस्से से दहाड़ उठा। उसे लगा कि उसका पूरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है और जिन आदमियों ने उसे मारा था वे बेगुनाह लोगों की तरह व्यवहार कर रहे थे। लेकिन हमारे मालिक ने वाकई उस आदमी को मारा, लेकिन वह मालिक की जगह कैसे ले सकता है? 5 गुंडों में से एक ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा। पह 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 5 थप्पड़ फिर से सुनाई दिए। क्या तुम फिर से बहाना ढूंढ रहे हो? मैं पूछता हूँ, तुम मेरे साथ कितने दिनों से हो? तुम अपने मालिक का चेहरा कैसे नहीं पहचान सकते? गोरे बालों वाला आदमी गुस्सा होता रहा। मालिक मालिक, जिस आदमी को हम मारने वाले थे वह जा चुका है। गोरे बालों वाले आदमी को आखिरकार याद आया और उसने देखा कि करण बहुत पहले ही जा चुका था। यहाँ तक कि भीड़ भी गपशप करने लगी थी। धिक्कार है। लाल भेड़िया गिरोह के गुंडों का चेहरा बचाने के लिए आखिरकार उन्होंने प्रदर्शनी स्थल छोड़ दिया। करण ने पुरावशेष प्रदर्शनी नहीं छोड़ी और कुछ ऐसी वस्तुएं खोजने की कोशिश की जो यहाँ मूल्यवान हो सकती थीं। करण ने प्रदर्शनी के हर स्टॉल पर घूमना शुरू किया, लेकिन यहाँ की लगभग सभी वस्तुएं बेकार थीं। करण ने एक वस्तु देखी जिसमें उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई। किसी तरह वह चीज़ उसे पुकार रही थी, इसलिए करण वहां गया। करण ने फिर एक लोहे का टुकड़ा उठाया जो एक दरवाजे जैसा दिखता था। उस पर एक महिला की नक्काशी थी जो एक परी जैसी दिखती थी। इस चीज़ का आकार करण के हाथ में फिट बैठता था। किसी को अपनी वस्तुओं में रुचि देखकर विक्रेता आखिरकार करण के पास आया। प्रिय ग्राहक, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? करण, इस चीज़ की कीमत क्या है? आपकी नज़र वाकई अच्छी है। यह एक काफ़ी अच्छी वस्तु है और यह वस्तु एक साहसी व्यक्ति द्वारा एक गुफा में पाई गई थी। कीमत बहुत महंगी नहीं है, केवल $5000। विक्रेता ने करण को वस्तु के बारे में बताते हुए कहा। करण को नहीं पता था कि यह धातु बहुत महंगी है, इसलिए करण ने अपनी मानसिक ऊर्जा डालने की कोशिश की और देखा कि उसके अंदर क्या छिपा है। जब करण की मानसिक ऊर्जा अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, अचानक एक बहुत मजबूत शक्ति ने करण की मानसिक ऊर्जा का विरोध किया। क्या? करण को उम्मीद नहीं थी कि उसके पास मौजूद चीज से एक मजबूत शक्ति उसकी मानसिक ऊर्जा को अवरुद्ध कर देगी। करण ने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन परिणाम पहले जैसा ही था। करण ने फिर इस वस्तु पर फिर से बोली लगाने की कोशिश की। बहुत महंगा, क्या इसे कम नहीं किया जा सकता? क्षमा करें, ये सबसे सस्ती कीमत है जो मैं आपको दे सकता हूँ, ग्राहक, विक्रेता ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन मैं एक और वस्तु चाहता हूँ। करण ने एक काला टोकन देखा जिसने उसे आकर्षित किया। इस काले टोकन की भीतरी परत सोने की थी, लेकिन शायद इस विक्रेता ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि काला भाग एक परत निकला। क्या ये $5000 इस वस्तु के साथ जोड़े जा सकते हैं? करण ने काला टोकन उठाया और विक्रेता को दिखाया। विक्रेता ने देखा कि करण जिन वस्तुओं को पकड़े हुए था वे केवल ऐसी वस्तुएं थीं जो बहुत मूल्यवान नहीं थीं और उनकी कीमत $200 से अधिक नहीं थी, इसलिए वह काफ़ी खुश था। ठीक है, मैं सहमत हूँ। विक्रेता को सहमत देखकर करण ने विक्रेता को $5000 सौंप दिए। भुगतान पूरा करने के बाद करण ने स्टॉल छोड़ दिया। विक्रेता को नहीं पता था कि उसने अभी जो बेचा था वह एक बहुत मूल्यवान वस्तु थी, लेकिन विक्रेता इस बार मिले पैसे से संतुष्ट था। भारत में कई लोग पुरावशेष वस्तुओं को बेचने के पेशे में शामिल हैं क्योंकि उन्हें जो आय मिलती है वह काफ़ी अधिक है। हालांकि उनमें से कुछ को बड़ा मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों को धोखा देना पड़ता है, लेकिन कीमत जितनी अधिक होगी, जोखिम भी उतना ही अधिक होगा। यदि ग्राहक को धोखा महसूस होता है और वह पुलिस को रिपोर्ट करता है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस दुनिया में सभी नौकरियों में जोखिम होते हैं, यहाँ तक कि सबसे आसान नौकरियों में भी जोखिम होते हैं। स्टॉल छोड़ने के बाद करण एक शांत जगह पर रुका। करण ने उन 2 वस्तुओं को देखा जो उसे अभी अभी मिली थी। करण ने फिर इस दरवाजे जैसे लोहे को देखा जिसमें अभी भी करण के लिए बहुत रहस्य है, जबकि अपनी दुकान के लिए करण ने अपनी शक्ति का उपयोग करके इस टोकन की सभी परतों को कुचल दिया और एक सुनहरा टोकन सामने आया जिसमें बहुत सुंदर पैटर्न था। इस टुकड़े को ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। मैं इसे पहले से सुरक्षित रखूंगा और जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो इसे बेच दूंगा। करण ने दोनों वस्तुओं को अपनी भंडारण अंगूठी में रख दिया, लेकिन अजीब बात है कि लोहे का दरवाजा करण की भंडारण अंगूठी में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। करण केवल आह भर सकता था और लोहे को अपनी शर्ट में रख सकता था। करण ने तुरंत आज रात रुकने के लिए एक होटल की तलाश की। काव्या, जिस महिला ने करण से जिलाओ कंगन खरीदा था, वह वर्तमान में अपनी कार चला रही है उस अस्पताल की ओर जहां उसकी दादी का इलाज चल रहा है। काव्या को अभी भी उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो सकता है। काव्या आखिरकार अस्पताल के पार्किंग स्थल पर पहुंची। हुआ अस्पताल इस शहर का नंबर 1 अस्पताल है और इसमें सबसे भरोसेमंद उपकरण और कर्मचारी हैं। काव्या तुरंत उस वार्ड की ओर दौड़ी जहां उसकी दादी का इलाज हो रहा था। वार्ड में पहुंचकर एक बूढ़ी महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। बूढ़ी महिला ने ऑक्सीजन ट्यूब पहनी हुई थी और वह बेहोशी की हालत में थी। अपनी दादी की ऐसी स्थिति देखकर काव्या को रोना आया। काव्या अपनी दादी के पास पहुंची।
जल्दी ठीक हो जाओ ताकि तुम मेरे साथ समय बिता सको। काव्या ने अपनी दादी का एक हाथ पकड़ा और उसे सहलाया। काव्या ने फिर जिलाओ कंगन निकाला और अपनी दादी की कलाई पर पहना दिया। काव्या को उम्मीद थी कि कोई चमत्कार हो सकता है, लेकिन काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद काव्या निराश हो गई कि जिलाओ कंगन ने उसकी दादी को ठीक नहीं किया। बेशक इस कंगन का प्रभाव काम कर रहा था। काव्या की दादी के ठीक होने में समय लगता है। काव्या फिर अपनी दादी के बिस्तर के पास सो गई। समय बहुत तेजी से बीत गया। काव्या को लगा कि कोई हाथ उसके बालों को सहला रहा है, इसलिए काव्या ने अपनी आंखें खोली। जब काव्या ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसकी दादी, जो बेहोशी की हालत में थी, जाग गई थी। काव्या को लगा कि वह सपना देख रही है। काव्या ने अपना गाल चुभोया और दर्द महसूस किया, इसलिए यह वास्तविकता होनी चाहिए। काव्या, तुम यहाँ कैसे सो सकती हो? काव्या की दादी ने कहा। दादी, तुम जाग गई हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ अप्रिय महसूस हो रहा है? काव्या अपनी दादी के शरीर को लेकर चिंतित होने लगी। मुझे पहले से ही थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि मेरा शरीर पहले से अधिक ताज़ा और हल्का महसूस हो रहा है। काव्या की दादी ने अपने शरीर के कुछ अंगों को हिलाने की कोशिश करते हुए कहा। दादी, पहले ज्यादा मत हिलो, मैं तुम्हारी स्थिति जानने के लिए डॉक्टर को बुलाती हूँ। काव्या तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी। आखिरकार डॉक्टर आया और उसने दादी की स्थिति की जांच की। डॉक्टर, मेरी दादी की स्थिति कैसी है? काव्या ने पूछा। उनकी हृदय गति और शारीरिक तापमान सामान्य है, लेकिन परिणामों के लिए कल सुबह जांच करनी होगी। परिणाम जानने के लिए और रोगी को अच्छे आराम की आवश्यकता है। डॉक्टर फिर वार्ड से चला गया। काव्या अपनी दादी को ठीक देखकर काफी खुश है। दादी, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? तुम्हें बहुत आराम करना है। काव्या ने कंबल खींचकर अपनी दादी को ढक दिया। काव्या ने अपनी दादी की कलाई पर कंगन को देखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि करण ने उसे धोखा नहीं दिया। काव्या को उम्मीद थी कि कल जांच के परिणाम अच्छे होंगे। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और करण आखिरकार अपने बिस्तर से उठ गया। करण ने इस आरामदायक जगह पर बहुत दिनों से नहीं सोया था, शायद इसलिए क्योंकि होटल में काफ़ी अच्छी और आरामदायक सुविधाएं थीं। आज करण का स्कूल जाने का इरादा है। शायद करण को किसी कुंवारी महिला से चंद्र ऊर्जा मिल सकती है। वास्तव में हवा से चंद्र ऊर्जा केवल कुंवारी महिलाओं द्वारा ही छोड़ी जाती है, और जो महिलाएं कुंवारी नहीं हैं, उनसे चंद्र ऊर्जा अंतरंग संबंधों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। और युगल साधना के लिए जो व्यक्ति पहली बार करता है, उसे निश्चित रूप से सबसे अधिक लाभ मिलता है। दूसरी और तीसरी बार के लाभ पहली बार से अधिक नहीं हो सकते। करण ने पहले एक मानव त्वचा मुखौटा पहना जो उसके पुराने चेहरे के साथ क्षतिग्रस्त हो गया था, ताकि कल जैसी चीज़ों से बचा जा सके। करण अपने स्कूल गया और अपने कक्षा शिक्षक से मिलने की कोशिश की। गोयनका स्कूल पहुंचकर करण ने कई स्कूली बच्चों को देखा जो आने लगे थे। करण को ऐसा दृश्य देखे 1.5 साल हो गए थे। करण फिर उस कमरे में गया जहां कक्षा शिक्षक थे। जब वह वहां पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर आओ। अंदर से एक आवाज़ आई, इसलिए करण अंदर गया। करण के कक्षा शिक्षक वर्तमान में बैठे कुछ दस्तावेज चला रहे थे। ये देखकर कि कौन अंदर आया है, करण के कक्षा शिक्षक तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गए। करण, क्या सच में तुम हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 1 महीने से अधिक समय तक कक्षा में न आने के बाद वापस आने की? करण के कक्षा शिक्षक काफ़ी गुस्से में लग रहे थे जब उन्होंने करण को देखा। माफ़ करें सर, उस समय मेरी कुछ निजी समस्याएं थीं, इसलिए मैं कुछ महीनों तक शहर वापस नहीं आ सका। करण ने समझाने की कोशिश की। कोई बहाना मत ढूंढो, यहाँ क्या हुआ? तुम अभी भी गलत हो। करण के कक्षा शिक्षक ने आह भरी। इसका कोई फायदा नहीं है, ये डीन पर निर्भर है कि वह तुम्हें निकाले या नहीं। तो सर, मुझे क्या करना चाहिए? करण ने पूछा। और क्या? बेशक अभी डीन के कमरे में जाओ और देखो कि डीन तुम्हारे लिए क्या फैसला करता है, करण के कक्षा शिक्षक ने कहा। करण तुरंत डीन के कमरे में गया। करण ने दरवाजा खटखटाया और डीन ने करण को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। कौन? बूढ़े डीन ने पूछा। करण, मैं करण हूँ, दूसरे वर्ष की कक्षा बी का छात्र। ओह, तो तुम वह छात्र हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह 1 महीने से अधिक समय से कक्षा से अनुपस्थित है। तुम्हें पता है कि इस स्कूल के नियम हैं और तुमने उन्हें तोड़ा है, डीन ने करण को बताया। करण, क्या मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा? वास्तव में करण को स्कूल जाने की ज़्यादा परवाह नहीं थी। अगर उसे निकाल दिया गया तो करण कोई और स्कूल ढूंढ लेगा जो उसे स्वीकार करे। डीन, हालांकि मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, अब से तुम्हें कक्षा जे में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। करण, कक्षा जे? ये कक्षा हमारे स्कूल में मुश्किल बच्चों के लिए एक जगह है, डीन ने करण को समझाया। और अब से तुम उस कक्षा में जाओगे, तुम अभी कक्षा जे में जा सकते हो, डीन ने करण को जाने के लिए कहा। डीन के कमरे से निकलने के बाद करण तुरंत कक्षा जे में गया। जब वह कक्षा जे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने अंदर से बहुत शोर सुना। करण तुरंत अंदर नहीं गया क्योंकि किसी ने उस दरवाजे के ऊपर बाल्टी रखी थी और अगर इसे खोला गया तो पानी निश्चित रूप से दरवाजा खोलने वाले व्यक्ति पर गिरेगा। लगता है ये जाल करण के लिए नहीं बनाया गया था। वास्तव में एक लड़का इस पुरुष कक्षा के दरवाजे के पास आ रहा था, जिससे एक उदास आभा निकल रही थी। जैसे ही इस युवक ने दरवाजा खोला, करण ने तुरंत इस युवक के कंधे को पकड़ लिया ताकि वह आगे न बढ़ सके।
छप, बैंग बैंग, पानी गिरने की आवाज़ और फिर बाल्टी गिरने की आवाज़ आई। जब किसी ने कक्षा का दरवाज़ा खोला तो कक्षा के सभी छात्रों की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। कुछ लोग एक अच्छा शो देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका जाल प्रभावित नहीं हुआ। वे निराश हुए। जल्द ही कुछ लड़कों ने पोछे लिए और गंदे फर्श को साफ किया। ऐसा लगता है कि अपराधी ये लोग थे। फर्श जो खाली दिख रहा था फिर से साफ हो गया। उदास आभा वाले लड़के ने करण को धन्यवाद भी नहीं दिया और सीधे अपनी सीट पर चला गया। करण ने बस अपना सिर हिलाया और एक सीट ढूंढने की तैयारी की। करण ने कक्षा के चारों ओर देखा और सबसे पीछे एक खाली बेंच पाए, इसलिए करण ने वहां बैठने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंचा तो करण ने एक कुर्सी ली और बैठ गया। क्योंकि करण ने एक मानव त्वचा मुखौटा पहना हुआ था, इसलिए वह अब कई लोगों के आकर्षण का केंद्र नहीं रह गया था। अरे, क्या तुम नए छात्र हो जिसे अभी अभी स्थानांतरित किया गया है? करण के सामने वाले व्यक्ति ने मुड़कर करण से पूछा। हाँ, आज से मैं इस कक्षा में स्थानांतरित हो गया हूँ, करण ने उत्तर दिया। ओह, तो ऐसा है, मेरा नाम आयुष है, तुम मुझे आयुष कह सकते हो। आयुष ने अपना हाथ बढ़ाया और करण से हाथ मिलाना चाहता था। करण, मेरा नाम करण है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। करण ने फिर आयुष का हाथ हिलाया। आयुष, अरे करण, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तुरंत उस सीट से हट जाता। क्यों? करण ने पूछा। ऐसा इसलिए क्योंकि आयुष के बात खत्म करने से पहले ही कक्षा का दरवाजा फिर से खुल गया। जब कक्षा का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला अंदर आई, वह महिला 17 या 18 साल की थी। एक खूबसूरत चेहरा जो उसे देखने वाले सभी पुरुषों को आकर्षित कर सकता था। उसकी ऊंचाई 165 सेमी थी, उसकी चिकनी टांगें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। महिला के लंबे सीधे बाल थे और उसने दाईं ओर एक तितली धनुष पहना हुआ था। उसका नया विकसित होता शरीर शुद्ध सफेद शर्ट में लिपटा हुआ था। जैसे ही खूबसूरत महिला चली, कक्षा में पुरुषों की पूरी नज़र केवल उसी पर केंद्रित थी। खूबसूरत महिला फिर करण की ओर चली और करण के ठीक बगल में बैठ गई। करण ने देखा कि यह काफी उत्साहजनक था। करण को नहीं पता था कि पहले दिन ही वह इस खूबसूरत लड़की के साथ एक ही टेबल पर बैठेगा। करण को यह भी नहीं लगा था कि कक्षा में सबसे समस्याग्रस्त कक्षा में एक बहुत खूबसूरत महिला होगी। जब महिला बैठी तो महिला ने करण को देखा। भले ही करण एक पुरुष था, इसलिए करण को अपना परिचय देना चाहिए था। नमस्ते सहपाठी, मेरा नाम करण है, क्या मैं आपसे परिचित हो सकता हूँ? करण ने अपना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं रिया हूँ, तुमसे मिलकर खुशी हुई। रिया ने करण का हाथ हिलाया और करण को एक मुस्कान दी। रिया सुंदर होने के साथ साथ सभी के प्रति हमेशा मिलनसार थी, इसलिए रिया लोकप्रिय हो सकती थी। करण को रिया का हाथ बहुत कोमल लगा। रिया ने जब करण से हाथ मिलाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और उसने जल्दी से अपना हाथ करण से हटा लिया। जैसे ही रिया ने अपना हाथ बहुत तेजी से खींचा, करण को थोड़ा अफसोस हुआ। अपना परिचय देने के बाद रिया ने अपने बैग से किताब निकाली और उसे पढ़ने लगी। करण बातचीत शुरू करना चाहता था, लेकिन रिया को पढ़ते देखा करण ने अपना इरादा छोड़ दिया। इसलिए करण ने समय बर्बाद नहीं किया और रिया से हवा चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। करण ऊर्जा चंद्र ऊर्जा फैलाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा जब तक कि शिक्षक कक्षा में नहीं आया। सुबह की कक्षा गणित की थी और पढ़ाने वाले शिक्षक मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। मंच पर शिक्षक समझाते रहे, लेकिन सभी छात्र ध्यान नहीं देना चाहते थे। कक्षा में सभी छात्र अपनी ही दुनिया में बहुत व्यस्त थे। कुछ गपशप कर रहे थे, कुछ सो रहे थे, कुछ अपने मोबाइल फोन चला रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि मंच पर शिक्षक इन छात्रों को डांटने या फटकारने की हिम्मत नहीं करता था। ये कक्षा जे है, जो कम शैक्षणिक ग्रेड वाले छात्रों से भरी है और ऐसे कई छात्र भी हैं जिन्हें समस्याएं हैं। इस कक्षा में सब कुछ पाठ से अरुचिकर लगता है। स्कूल उन्हें आवाज़ नहीं देने का कारण यह है कि इस कक्षा में औसत व्यक्ति के माता पिता अमीर लोग या अधिकारी हैं, इसलिए स्कूल तब तक मुश्किल काम नहीं करेगा जब तक कि वे स्कूलों के लिए काफ़ी गंभीर समस्याएं पैदा न करें। दूसरी ओर करण ने रिया को देखा। वह मंच पर शिक्षक द्वारा दिए गए पाठ पर ध्यान दे रही थी। करण केवल सोच सकता था कि रिया ऐसी लड़की कहाँ से थी जिसे पढ़ना पसंद था। ये कैसे संभव हो सकता है कि रिया ऐसी कक्षा में हो? करण सीधे यह नहीं पूछ सकता था क्योंकि वे दोनों अभी अभी मिले थे। करण इस बारे में और नहीं सोचना चाहता था, इसलिए करण ने अपने बैग से गणित की किताब निकाली और उसका अध्ययन किया। करण ने सूत्र याद रखना बहुत आसान पाया क्योंकि करण अब एक कल्टीवेटर था। करण बहुत आसानी से सब कुछ याद रख सकता था। करण ने पन्ने जल्दी जल्दी पलटे, लेकिन पन्ने पर सब कुछ करण की स्मृति में स्पष्ट रूप से संग्रहित हो गया। गणित की किताब समाप्त करने के बाद करण ने अन्य किताबों को भी पढ़ना जारी रखा। रिया, जो करण के बगल में थी, कभी कभी करण की दिशा में चोरी छिपे देखती थी। करण जो कर रहा था वह काफी अजीब था। करण पन्ने जल्दी जल्दी पलट रहा था। रिया को लगा कि करण अपनी दुनिया में काफी शांत है। हर उस पुरुष छात्र से अलग जो उसके साथ टेबल पर बैठता था, वह हमेशा रिया को एक ऐसी नज़र से देखता था जो रिया को असहज कर देती थी। लेकिन करण परिचय के बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने उसे देखा तक नहीं। किसी कारण से रिया नाराज थी। रिया एक ऐसी महिला है जो बचपन से ही सार्वजनिक ध्यान का केंद्र रही है।
रिया के काफ़ी सारे पुरुष प्रेमी हैं और लगभग सभी दूसरी पीढ़ी के अमीर लोग हैं, लेकिन रिया ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। अब रिया को देखकर कि करण उसे नज़रअंदाज कर रहा है, रिया नाराज़ हो गई। कक्षा के अंत तक करण अभी भी किताब पढ़ रहा था। करण ने रिया से हवा चंद्र ऊर्जा को अवशोषित करना भी नहीं भूला। ये ब्रेक टाइम था, कई छात्र कैंटीन की ओर भागे। करण ने भी वहां जाने का इरादा किया। अरे रुको करण, तुम कहाँ जा रहे हो? आयुष ने पूछा। करण, स्कूल कैंटीन, मैं भी आ रहा हूँ। आयुष फिर अपनी सीट से उठा और करण के साथ कैंटीन की ओर चल दिया। रिया ने करण को जाते देखा तो वह काफ़ी नाराज़ हुई, यहाँ तक कि करण ने उसे आमंत्रित करने का इरादा भी नहीं किया। इस तरह के ब्रेक के दौरान कई पुरुष रिया को कैंटीन ले जाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह हमेशा मना कर देती थी। रिया, हो मुझे ऐसी बातें क्यों सोचनी चाहिए, आखिरकार वह मेरा कुछ नहीं है। रिया फिर कैंटीन की ओर जाना चाहती थी, क्योंकि करण की कक्षा सबसे ऊपरी इमारत में थी। करण और आयुष को पहले सीढ़ियाँ उतरनी पड़ी। करण ने 8 छात्रों को एक बड़ा पियानो सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हुए देखा। जब आयुष पहली मंजिल पर पहुंचा तो उसे अचानक पेशाब करने का मन हुआ। करण, 1 मिनट रुको, मुझे शौचालय जाना है, आयुष ने कहा। करण सीढ़ियों के पास आयुष का इंतजार कर सकता था। जब करण ने सीढ़ियों की ओर देखा तो उसने रिया को भी नीचे आते देखा। रिया बहुत शिष्टता से नीचे उतर रही थी। सावधान, रास्ते से हटो, ऊपर से एक घबराई हुई आवाज आई जो सीढ़ियों से हटने की कोशिश कर रही थी। करण ने बड़ा पियानो सीढ़ियों से नीचे फिसलते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे जो व्यक्ति इसे ऊपर ला रहा था उसने पकड़ खो दी, जिससे पियानो नीचे फिसल गया। रिया, जो सीढ़ियों के बीच में थी, भ्रमित थी कि कहाँ भागे। ये देखकर कि भागने का समय नहीं है, रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी किस्मत स्वीकार कर ली। करण तुरंत दौड़ा और जल्दी से रिया के पीछे पहुंचा और उसकी कमर पकड़कर उसे गले लगा लिया और करण ने दूसरी बांह से पियानो को पकड़ लिया। बैंग, एक तेज आवाज गूंजी। करण अपनी ताकत उजागर नहीं करना चाहता था, इसलिए करण ने पीछे की ओर उछलकर फर्श पर गिरने का नाटक किया, लेकिन करण ने इस प्रक्रिया में रिया को चोट से बचाने की कोशिश की। आह! इस घटना को देखने वाले छात्रों की चीखें सुनाई दी। पियानो का वजन लगभग सैकड़ों किलो था और वह तेज गति से फिसल रहा था। जो व्यक्ति पियानो की चपेट में आया वह निश्चित रूप से बुरी तरह से घायल हो सकता था या मर भी सकता था। करण ने रिया को देखा जो उसकी बाहों में थी और अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अरे जागो! यह आवाज़ सुनकर रिया ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। जब रिया ने अपनी आंखें खोली तो उसने करण का चेहरा देखा और इस समय रिया को करण ने गले लगा रखा था। रिया ने तुरंत खुद को करण की बाहों से मुक्त किया और खड़ी हो गई। रिया को आखिरकार समझ आया कि करण ने वाकई उसे बचाया है। अगर वह फिसलते पियानो को नहीं रोकता तो शायद रिया बुरी तरह से घायल हो जाती। रिया करण द्वारा किए गए काम से काफ़ी प्रभावित हुई। करण ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए भी अपनी जान जोखिम में डाली जिसे वह अभी अभी जाना था। अगर कोई और होता तो शायद वह खुद को बचाना पसंद करता। करण फर्श से उठा और रिया ने उसे फर्श से उठने में थोड़ी मदद की। करण, तुम ठीक हो? रिया ने पूछा। ठीक हूँ, बस थोड़ी मांसपेशियों में ऐंठन है। मैं एक मजबूत व्यक्ति हूँ। ऐसी चीज़ें जहाँ करण को चोट लग सकती है, जो एक कल्टीवेटर है। अगर यहाँ आसपास कोई नहीं होता तो करण निश्चित रूप से अपनी ताकत का उपयोग करना चुनता, लेकिन करण जितना संभव हो सके अपनी ताकत को उजागर न करने की कोशिश कर रहा था। शायद हमें तुम्हारी स्थिति की जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए, रिया ने सुझाव दिया। करण, मुझे वास्तव में ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन रिया अभी भी करण की स्थिति को लेकर चिंतित थी। एक नए व्यक्ति ने सैकड़ों किलो का पियानो कैसे मारा और वापस उछल गया, ये संभवतः ठीक हो सकता है। करण, क्या तुम ठीक हो? आयुष, जो शौचालय से अभी अभी आया था, थोड़ी देर बाद वापस आया। हाँ, मैं ठीक हूँ, चलो स्कूल कैंटीन चलते हैं। करण ने आयुष को स्कूल कैंटीन चलने के लिए आमंत्रित किया। सहपाठी रिया, अगर कुछ और नहीं है तो मुझे और आयुष को पहले कैंटीन जाना होगा। करण फिर आयुष के साथ कैंटीन की ओर चल दिया। क्योंकि रिया अभी भी करण की स्थिति को लेकर थोड़ी चिंतित थी, रिया करण के पीछे पीछे चल दी। फिर से रिया का शुरू से ही स्कूल कैंटीन जाने का इरादा था।